बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह मैं अक्सर ये बात करती हूँ और ये बात रिपीट करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम है कि आप उस निज़ाम से आंखें बंद नहीं कर सकते, आप झुटला नहीं सकते कि इस दुनिया में आपने आना है और अपना जो एक मखसूस ज़िंदगी है वो गुजार के आपने वापस रब की तरफ ही लौट के जाना है। यकीन जाने मैं खुशी से ये जुमले नहीं बोलती, लेकिन ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे वो तमाम लोग जिनका आपसे शायद खूनी रिश्ता ना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ना हो, लेकिन वो अपने लगते हैं और वो अपने होते हैं। वो अपने इसलिए होते हैं क्योंकि वो सच्ची नीयत और अपने काम और अपने फ़न की वजह से आपके दिल में एक ऐसी मखसूस जगह बना लेते हैं कि फिर लगता है कि वो आपकी फ़ैमिली का हिस्सा ही हैं। एक ऐसी शख्सियत जो पूरी दुनिया में जिन्होंने अब पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सुहेल असगर साहब, आज सुबह हमें ख़बर मिली और यकीन जाने दिल से बहुत अफसोस हुआ। आज उनका इंतकाल हुआ। काफ़ी अरसा वो बीमार भी थे, हम सोशल मीडिया पे देखते थे, हम न्यूज़ चैनल्स पे सुनते थे। सुहेल असगर साहब की ख़वातीन से अगर बात करें तो मुल्तान से उनका ताल्लुक़, रेडियो मुल्तान से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, फिर थिएटर भी किया, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर पे बहुत सारा काम किया, फिर कराची सेंटर शिफ्ट हो गए, कराची के लिए बहुत सारा काम किया, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। मैं ये नहीं कहूँगी मुल्तान लाहौर कराची, पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया। और बहुत ऐसे लोग हैं जो मुल्तान से ओरिजिनली बिलोंग करते हुए जिन्होंने शिफ्ट किया और मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची, लाहौर, और फिर अपना नाम बनाया। सुहेल असगर साहब की बात करें तो पाकिस्तान में उनको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया और हमेशा मेरी अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जितना हमने अपने बड़ों से सुना और जाना, एक नहायत नफीस इंसान, शाइस्तगी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन तमाम कॉलीग्स के साथ बात किया करते थे। और वो उनका फ़न और काम स्क्रीन पे नज़र आया करता था। जब वो स्क्रीन पे आते थे तो किरदारों में ऐसी जान डाल दिया करते थे कि आप वाकई में अपने आप को उस किरदार के साथ एसोसिएट करना शुरू हो जाते थे। हम इंसाफ नहीं कर सकते उनका ज़िक्र करते हुए, और हम इतना इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम तो उनके मद्दाह में से हैं, हम उनके फ़ैन्स में से हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनका उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़, क्योंकि ख़ुद भी वो मुल्तान से, और काम जब किया तो इन दोनों की जो जोड़ी है, असगर नदीम सैयद साहब की और सुहेल असगर साहब की, ये एक हिट पेयर हुआ करता था कि जो ड्रामा असगर साहब ने बनाया और उसमें सुहेल साहब ने कोई किरदार अदा किया तो वो सुपर डुपर हिट था। चाहे हम बात करें चांद गरहन की, चाहे हम बात करें प्याज की, और बेशुमार ऐसे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए जो इन्होंने प्लेस बनाए और किरदार अदा किए। सो असगर नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सुहेल असगर साहब नाम ही काफ़ी है। आज सुबह उनका इंतकाल हुआ, आपकी बड़ी गहरी एसोसिएशन, बड़ी गहरी वाबस्तगी उनके साथ, सर क्या कहेंगे? बस बहुत ज़ाती नुकसान है मेरा, बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए, क्योंकि मेरे तो कॉलेज के ज़माने का साथी है और फिर मेरे सामने ही रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में उन्होंने ऑडिशन दिया और वो एक सदाकार के तौर पर उभरे। मैं भी रेडियो मुल्तान में उस वक्त काफ़ी मसरूफ़ था, तो वो सफ़र इकट्ठे गुजरा। फिर मैं लाहौर आ गया तो मैंने ही इनको कहा कि अगर आप टीवी में आना चाहते हैं तो अब आ जाएं, क्योंकि मैं उस वक्त ड्रामे लिखने लगा था जी। तो मेरा पहला सीरियल आसमान जब आया है तो उसमें ये उस वक्त लाहौर आए तो एक रोल छोटा सा उस वक्त था, वो इन्होंने किया। फिर जब प्यास मैंने लिखा तो फिर उसमें पूरा मुकम्मल एक रोल उनके लिए मैंने डिजाइन किया और फिर वो प्यास बहुत मकबूल हुआ। फौरन बाद ख्वाहिश सीरियल में उन्होंने एक रोहतक हिसार के एक मामूली किरदार को उन्होंने बहुत बड़ा किरदार बना दिया, जो उसमें बड़ा अहम किरदार था। ख्वाहिश के बाद चांद ग्रहण, वो सिंध के पस मंजर में था, उसमें शफी मोहम्मद के बेटे बने, तो वो तो फिर सब दुनिया जानती है बिल्कुल कि सुहेल असगर ने और शफी मोहम्मद ने किस तरह से वो रोल निभाए और क्या शोहरत मिली हम सबको। तो उसके बाद फिर आवाजें, एक मेरा लंदन में सीरियल था, वो भी पीटीवी के लिए था, चला था पीटीवी पे,
तो वो उसमें मैं इनको साथ ले गया, तो वहां भी उन्होंने एक अच्छा रोल किया पाकिस्तानी का। तो बहुत सारे रोल जी उनके मेरे ड्रामों में है, बिल्कुल। और कुछ लॉन्ग प्लेज भी हैं जिनमें थरपारकर में आखिरी गीत एक था, उसमें एक फकीर, अंधे फकीर का मुझे याद, रोल बिल्कुल इन्होंने जी किया था। जी बहुत जी, आला रोल वो किया। बड़ा बड़ा खूबसूरत किरदार था, जिस तरीके से उन्होंने उसमें जान डाली थी वो मुझे याद है, वो मुझे प्ले बड़े अच्छे तरीके से याद है। जी हाँ, जी हाँ। तो बहरहाल ये एक बहुत घरेलू मेरा नुकसान है, क्योंकि हम बच्चों की परवरिश में, बच्चों की शादियों में हम दोनों एक दूसरे के लिए शरीक होते रहते थे। मेरी बेटी की शादी पे 2 साल पहले आए, और बस ये सारे सिलसिले हैं जिंदगी के। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो बहुत अच्छे बड़े फनकार थे, सुलझे हुए फनकार थे, वेरिएशन बहुत थी उनमें, डेप्थ बहुत थी उनमें, और अपने रोल के लिए मेहनत करते थे, पूरी होमवर्क करते थे, रिहर्सल करते थे, पूरा टोन पे खास तौर पर तवज्जो देते थे, और अपने रोल को खुद भी डिजाइन करते थे। तो ये एक कम मैंने आर्टिस्टों में ये चीज देखी है। और फिर जब कराची शिफ्ट हुए हैं, तो मैं भी कराची में उस जियो के साथ मैं काम कर रहा था, और ARY के साथ भी किया, तो वहां भी अक्सर हमारी मुलाकातें, मैं ठहरता भी इनके यहाँ था, जब कराची जाना होता था कभी कभी ठहर भी जाता था। तो बहरहाल ये तो मैं उन्हें क्या याद करूं, उनकी बहुत सारी थिएटर उन्होंने किया, फिल्म भी की, मतलब उनमें टैलेंट चूंकि मौजूद था, तो रेडियो से लेकर फिल्म तक का सफर उन्होंने तय किया। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सब आपकी और सुहेल साहब की तो एक जोड़ी बहुत मशहूर, और आप दोनों का कॉम्बिनेशन जब जब स्क्रीन पे आया, पेश किया, तो वो फिर सुपर डुपर हिट हुआ। फिर उन प्रोजेक्ट्स का मुकाबला कर नहीं सकते आप। आने वाली नस्लों के लिए भी एक ऐसा, यानी वो एक ऐसा लैंडमार्क छोड़ गए। फिर हम, आपने जिस तरह बात की प्यास की भी की, चांद ग्रहण की भी की, हम आज के प्लेस का मुकाबला इन प्लेस के साथ कर ही नहीं सकते। हाँ नहीं, वो हम नहीं कर सकते। अलाव में उन्होंने एक बिल्कुल और तरह का रोल किया था मदिया गौहर के साथ, तो वो मतलब मुझे, क्योंकि केमिस्ट्री एक थी, और फिर हम सोचते एक तरह से, तो फिर मैं देखता था कि जो टैलेंट उनमें है, जो उसकी डायमेंशन है, मैं उस हिसाब से उसका रोल डिजाइन करूं, ताकि वो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से पूरा उतरे। तो जो बात आप कर रही हैं, उसकी वजह यही है कि हम होमवर्क मैं करता था उनके लिए, ताकि उनका रोल डिजाइन हो जाए अच्छे तरीके से। बिल्कुल सर, मैं अगर मेरी जो ये ऑब्जर्वेशन है, मैं, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, आप बड़े हैं, सीनियर हैं, कि मैं ये समझती हूँ कि सुहेल साहब उन चंद ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट्स और एकेडमी में से हैं कि जिन्होंने, खैर तमाम हमारे बड़े, उन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी, और क्वांटिटी नहीं देखी कि साल में कितने। सुहेल साहब बड़े मुनफरिद थे हमेशा से। मैंने उनको स्क्रीन पे कम कम बेशक देखा काम करते हुए, लेकिन जब जब देखा क्वालिटी, मेयार को बरकरार रखा। उनका ये नहीं होता था कि उन्होंने एक साल में 4 प्लेस साइन कर दिए कि तादाद बढ़ जाए, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। वो उसकी वजह ये थी ना कि उनकी ट्रेनिंग थी रेडियो की। रेडियो की ट्रेनिंग में ये होता है कि आपकी आवाज की पूरी मशक होती है, सौतियात पे काम होता है, और उस बुनियाद पर जो उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उसने उनको बड़ा फायदा दिया टेलीविजन में। और फुटवर्क जो उनका था, और जो उनकी उतार चढ़ाव था अपने मुकालमे का, मुकालमे को रिदम में कैसे लाना है, और मुकालमे को किस तरीके से अदा करना है, वो सारा ज़ाहिर है कि इसका होमवर्क होता है। ऐसे तो नहीं, कुदरत की तरफ से तो अता होता है, लेकिन उस पर मेहनत तो फिर आपको उसको करनी पड़ती है। तो वो उन्होंने बहुत की। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गो के हम शायद फ़ोन पे गुफ्तगू करते हुए इंसाफ ना कर पाएँ, लेकिन हम अपने हिस्से की एक ट्रिब्यूट खराज तहसीन पेश करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असगर नदीम सैयद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। ख़वातीन और साथ, पाकिस्तान का एक बड़ा असासा सुहेल असगर साहब, आज सुबह उनका इंतकाल हुआ, और वही बात कि मुझे नहीं अच्छा लगता इस कुर्सी पे बैठ के ये तमाम बातें कहना कि हम इस दुनिया में मुख्तसर अरसे के लिए आते हैं, लेकिन क्या करें जी, ज़िंदगी ऐसी है, और ज़िंदगी का निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। बस खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो अपना कुछ एक नाम और मकाम बना जाएं और लोगों के दिलों में घर कर लें। सुहेल असगर साहब उन चंद ऐसे लेजेंड्स में से हैं जिनको आप हमेशा प्यार करते थे, हैं और करते रहेंगे। उनकी यादें हम शेयर कर रहे हैं। ड्रामा सीरियल छोटे की क्लिपिंग्स हम कुछ देखते हैं, फिर वापस आते हैं जी। We can go
खुशामदीद। ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो जो है टीज़र, उस पर आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। आज के दिन आपको इल्म है कि हमारे सेगमेंट्स होते हैं, हमारे साथ सादिया अरशद होती हैं जो कि वीकेंड एट होम का हिस्सा हैं, डॉक्टर फरजीन होती हैं, हमारे ख़ास मेहमान होते हैं, किचन का सेगमेंट भी होता है। सादिया मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। फिर शेफ़ अनम को। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। और सादिया, अनम को भी वेलकम कर दें जल्दी से, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज किचन के सेगमेंट में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सुंदर? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। क्या बन रहा है आज? आज हम बनाने जा रहे हैं, आपको पता है कि देसी में कुछ बनाएंगे, तो आज हम बना रहे हैं लाहौरी चिकन कढ़ाई, साथ में चिकन पकौड़ा बनाएंगे और साथ में जो है एक बनाना शेक, आइसक्रीम शेक बनाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्योंकि बनाना में वैसे भी केले में ताकत होती है बहुत सारी। बिल्कुल, वो फिर हम जो है डॉक्टर फरजीन से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूछेंगे। तो आप बनाना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। पकौड़े जो हैं वो सर्दियों की मुनासबत से बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। और चरगा बन रहा है साथ में लाहौरी चिकन कढ़ाई बन रही है। चिकन तो चिकन भी अगेन न्यूट्रिशनल हिसाब से वेरी गुड। तो आप बनाना शुरू करें, फिर रेसिपी हम आपके साथ ख़वातीन औज़ात शेयर करेंगे। अच्छा जी सादिया, आज सेगमेंट में क्या कुछ होने जा रहा है? अच्छा जी, आज ज़ाहिर हम हफ्ते की बात करते हैं, तो इस हफ्ते की मुनासबत से एक अहम बात करने जा रहे हैं। इस हफ्ते में जो सबसे एक अहम इवेंट आपके लिए जो होगा वो होगा चांद ग्रहण। बिल्कुल सही, जिसको इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स भी कहते हैं, उर्दू में चांद ग्रहण कहते हैं। ये 19 तारीख को होगा और ये बनता है जुमे का दिन बनता है। इस दिन के खासियत के हवाले से आपको बताऊंगी। चांद ग्रहण बेसिकली होता क्या है, इसके हवाले से जो मिथ्स यानी कि जिसको हम क्या सराइयाँ कहते हैं, उसके हवाले से आपको बताऊंगी। बहुत सी बातें मेरा एक्चुअली मैंने सोचा था कि थोड़ी सी नॉलेज शेयर करूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम खामखा बातें फैला दी जाती हैं, या जिसको हम कहते हैं कि आप ऐसी बातें कर दी जाती है जिसका हकीकत से कोई बेबुनियाद बातें होती हैं। बिल्कुल बेबुनियाद बातें होती हैं, और कुछ ऐसी बातें जिससे हमें अवेयर रहना जरूरी होता है। इस दफा का हर चांद ग्रहण के बाद सूरज ग्रहण होता है। पहले तो मैं ये बता दूं, हर 15 दिन के बाद सूरज ग्रहण भी आता है, तो वो दिसंबर में होगा इंशाल्लाह ताला, उस हवाले से भी बताऊंगी। इस दफा का जो चांद ग्रहण होगा ये बुर्ज सौर में यानी कि टॉरस में होगा, जिसको हम अर्थ साइन कहते हैं। यानी कि इसकी जो तासीर या इसका जो असर होता है, ये ऐसा होता है कि आप बेसिकली चांद क्या होता है, मून इज अवर इमोशंस। ये इस दफा का जो चांद ग्रहण होगा हम सबको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। हमारा माइंड सेट जो है वो चेंज होगा, हम सोचेंगे इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब करना क्या होता है, अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव पैदा करना होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं लेकर आनी होती। लेकिन हर एक की लाइफ में हमारे सोचने का तरीकाकार चेंज होगा। बिल्कुल सही। वैसे तो डेली चेंज होता है, लेकिन कुछ लोगों पे ज़्यादा असर करता है, जिस तरह से टॉरस वालों के लिए होगा, फिर उसके बाद लिब्रा वालों के लिए होगा, कैंसेरियंस के लिए भी होगा, पाइसिस के लिए भी होगा, इक्वेरियस के लिए भी होगा। ये वो है स्टार के लिए होगा, ये वो है जिन पे सबसे ज्यादा असर करेगा। तो अब हल क्या है सादिया? इतने मसले बता दिए हैं कि हल भी होता है। आपने क्या करना होता है, सदका देने होते हैं। वाइट कलर की चीज का सदका दीजिए और साथ कोशिश कीजिए कि आपने इन दिनों में कोई बहुत बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई बहुत बड़ा साइन सिग्नेचर कुछ भी करना है, कई दफा होता है कि जी बहुत ही जरूरी होता है, करना ही करना है। फिर मेरा एक मशवरा होता है कि अपने पर्सनल कंसल्टेंट, जिससे भी आप कोई एस्ट्रोलॉजर जो भी आपकी लाइफ में होता है, उससे ज़रूर मशवरा कीजिए। जो लोग करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो मशवरा करते हैं और उसके बाद आपको इसके पर्सनली हल बताए। अच्छा, 19 तारीख तक अभी इसको डिले कर दें। 18, 19, 20 ये 3 दिन होते हैं जब मून 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है, फिर वो ट्रांजिट करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो 19 को इसका पीक टाइम होता है। अच्छा, दूसरा जो मिथ्स है मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं सॉरी, चूंकि पहले आपने कहा सदका तो वैसे भी देते रहना चाहिए, अब सफेद चीज का हर स्टार दे, जिस तरह मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि पीली चीज का दो सदका। वो देखिए, वो आपको क्यों कहा जाता है, आपकी जुपिटर की पोजीशन ऐसी होगी। लेकिन इस दिन में हर कोई कोशिश करे से चावल, दूध, चीनी अब पका के दें, आप रॉ फॉर्म में दे दे, यानी कि कच्ची हालत में नहीं। सब यानी उसका इससे ताल्लुक नहीं कि आपका स्टार कौन सा है कौन सा मेरा है, कोई ताल्लुक नहीं। आप सफेद रंग की चीज का सदका दे, वो आप कपड़े की शक्ल में दे। देखिए, मेरा एक ईमान का हिस्सा है और हम सब बीइंग अ मुस्लिम एक ईमान का हिस्सा होता है, सदका बला को टालता है। बेशक। आप जिस वक्त अपने घर से निकले ना, आपको नहीं रोज आप सदका दे सकते। आप घर में कोई एक बॉक्स बना छोड़े, उसमें आप घर से निकले, आप जो गल्ला कहते हैं जिसको, आप उसमें पैसे डालते जाएं, और जब आपका महीने का एंड हो,
साल का एंड हो, 6 महीने हो, आप उसको किसी भी जगह पे डोनेट करें। बिल्कुल सही, ठीक है। ये एक छोटा सा हल मैंने बताया। जो लोग कहते हैं हम हर रोज, हमें नहीं समझ आती हम कहाँ पे दें, बिल्कुल सही। और ये वो चीज़ है जो कि आप यकीन कीजिए मैं खुद करती हूँ और मुझे सिखाने वाले मेरे अपने वालिद साहब हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी जिंदगी के एक इंस्पायरेशन। नहीं वो तो है, ठीक वो तो है? मुझे पता है। तो ये मैंने एक आपको एक छोटा सा हल बताया। अब उस पैसों को आप पैसों की शक्ल में डोनेट दें, आप सबसे अच्छी चीज होती है आप रिस्क की शक्ल में दें। रिस्क बांटोगे, कहते हैं ना, आप जो बांटोगे वही मिलेगा। मोहब्बत बांटोगे मोहब्बत मिलेगी, और ज्यादा ही मिलेगी, रिस्क मिलेगा। तो आप बांटिए, दीजिए, और उसके इवज में लालच मत कीजिए कि मुझे मिल जाए कुछ। जब आप देने जाए तो बस दे दीजिए, आंखें बंद करके दे दीजिए। देने वाली जात अल्लाह की है, वो किस शक्ल में आपको दे दे आपको नहीं पता, बगैर गर्ज के दें। बड़ी प्यारी बात की आपने। लालच मत रखिए अपने अंदर, उस वक्त में मत रखिए। और जिस वक्त हम पे कोई मुसीबत आती, क्योंकि ये मैं चांद ग्रहण के हवाले से बता रही, क्योंकि इस दिनों में आपको लगेगा कि पता नहीं कुछ हो रहा है, बस कुछ हो रहा है, वो अंदर से इमोशंस होते हैं। और उस वक्त में आपने अपने अंदर घबराहट, बेचैनी में जब महसूस करते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये दिन थोड़े से ऐसे होते हैं, हमारे बॉडी सर्कुलेशन की होती है। देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये बेसिकली मैथमेटिक्स और साइंस प्लस होती है। तो बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिन लोगों को पल्पिटेशंस की, जो हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो इन दिनों में पानी ज़्यादा पीजिए। अब मैं ये नहीं कह सकती खुली फ़िज़ा में जाइए, यहाँ तो फ़िज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपने घर वालों के साथ बैठ के हंसिए, खेलिए, अपने आप को आइसोलेशन में, यानी कि तन्हाई में मत लेकर जाइए। ये दिन बहुत ज़्यादा तन्हाई में ऐसा लगता था बस अकेले बैठ जाओ, कोई ना हो मेरे पास, ये नहीं करना है। तो आप इन चीज़ों से बचिए। अब मैं थोड़ी सी मिथ्स की तरफ आऊँगी। जो एक हमारे यहाँ बना हुआ था कि छुरी, कांटे और इसका इस्तेमाल नहीं करना है, स्पेशली कुछ ख़ास ऐसी ख़वातीन के लिए कहा जाता है जो एक ख़ास अमल से गुजर रही होती हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे देखने वाले, सुनने वाले इस चीज़ को समझ जाएंगे। खुदा के लिए ऐसी बातों से बचिए। ये सब एक फजूल की रवायात है जो कि हम अपने बड़ों से, वो अपने बड़ों से, वो अपने बड़ों से सुनते हुए आ रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। सिर्फ आपने अपने आप को ज़हनी सुकून देना। मैंने आपको कहा ना, मून इज़ अबाउट आवर माइंड, जहन, इमोशंस। तो अपने आप को थोड़ा सा सुकून में लेकर जाना होता है। मैंने कहा जितना प्यार करने वाले, जो आपको लगता है मेरे प्यार करने वाले हैं, मुझे सुकून देने वाले हैं, उनके करीब रहना होता है। और लिक्विड्स, पानी, मून इमोशनल होता है, पानी का बहाव होता है, और टॉरस पे लगना अर्थ साइन है। आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होता है। मसाज कराइए अपनी इन चीज़ों को, ज़रा थोड़ा सा अपनी लाइफ में एंटर करने की ज़रूरत है, वो कीजिए। आप इंशाल्लाह ताला बेहतर और अच्छा महसूस करेंगे। फिर थोड़ा सा मैं बात करूँगी उन साइंस की जिनको अच्छा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबको ही बुरा मिलना है। ठीक है। अब जिस तरह एरीज वाले हैं, जेमिनी वाले हैं, लियो हैं और वर्गो हैं, फिर आ जाता है स्कॉर्पियो हैं, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन्स हैं, और इन सब के लिए ठीक है अच्छा भी है। बिल्कुल सही। अब अच्छा किस तरह से है, ये थोड़े से स्ट्रेंथ में आएंगे। और जो भी मामलात है इनको संभाल लेना, वक्ती तौर पे अपने आप को उठा लेना, बेहतर महसूस करना, अच्छा महसूस करना। कुछ घंटे ऐसे हैं, क्योंकि इसके जो औकात होंगे पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। पहली बात ये बता दूं, पाकिस्तान में नज़र नहीं आना है, ये नज़र आना है अमेरिका, नॉर्दर्न साइड पे, उस साइड पे सारा नज़र। पाकिस्तान में ये विजिबल ही नहीं है, पहली बात। और ये बड़ा लंबे टाइम का चांद ग्रहण है, और बड़े अरसे के बाद ऐसा ग्रहण आ रहा है, आफ्टर एजेस। अच्छा, साल के बाद ये वाला ग्रहण आ रहा है। लेकिन जिधर नज़र आता है, जिस भी मुल्क में नज़र आता है, जिस भी एरिया में नज़र आता है, वहाँ पे उसके असरात, जिसको हम इम्पैक्ट कहते हैं, ज़्यादा होता है। यहाँ पे भाई नज़र ही नहीं आना, तो यहाँ पे डराते लोग बहुत ज़्यादा है। जो मैं एक हकीकत बता रही हूँ, उसका हकीकत से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता है। और कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं लगता है। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बता रही हूँ मैं, इसलिए ये सब चीज़ों को शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ, ताकि इसकी थोड़ी सी हकीकत और अफसाना, बिल्कुल सही है, उसके बारे में थोड़ा से एक अवेयरनेस मिल सके जी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ ऐसी जो लोग हमारी ज़िंदगी में, इसको कहते हैं अल्यूजन्स, छलावे,
वो लोग ज़रूर इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं जिनकी पकड़ा धकड़ी भी हो जाती है, यानी कि जो हमें तंग करने वाले लोग होते हैं। मैंने जब पिछली वीक में एक रीडिंग में जिस तरह वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में हम बात करते हैं या हम आगाही देते हैं, तो उससे मैंने एक बात की थी, कुछ लोग जो आपको तंग कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग पकड़ में वाकई आ जाते हैं, यानी कि जिनको हम पकड़ सकते हैं या अपने आप अल्लाह की तरफ से अल्लाह मेहरबानी करता है, रहनुमाई होती है, जिनको हम कहते हैं ना पकड़े जाते हैं, वो चीज़ हो सकती है। फिर जिनके डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, ऐसी चीज़ या कानूनी कार्रवाई जिन पे चल रही होती है, वो किसी भी किस्म की चल रही हो, उन लोगों को इस वक्त में हद से ज़्यादा एहतियात करनी। सही, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप अपने, वो कहते हैं आप जहनी तौर पे फंसे हुए होते हैं ना, तो यहाँ आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर आप कहीं गलती पे हैं, आप मजीद गलती पे गलती कर जाते हैं और अगला आपकी उस गलती से फायदा उठा लेता है, वहां पे हमने केयरफुल होना है। सो बॉटम लाइन मैसेज, जल्दी से एक लाइन। बॉटम लाइन मैसेज ये है कि जो लोग गलत इत्तलात देते हैं उनसे बचिए, अपने आप को ज़हनी सुकून में रखिए। अच्छा, जुमला भला गलत, और हमसे राब्ता करें सही इत्तला के लिए, असल ये है बॉटम लाइन। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि गलत बातों से, गलत मैसेजेस से अपने आप को बचा के रखिए। ज़िंदगी बहुत आसान है, उसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और अपने आप को ज़हनी सुकून में रखिए, अल्लाह ताला से रहम मांगिए और दूसरों के लिए रहमत का बायस बनिए, ज़हमत का बायस ना। बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू सो मच। और आज का जो सेगमेंट है हट के नॉलेजेबल था और हर कोई जानना चाह रहा होता है डूज एंड डोंट्स, मिथ्स, चांद ग्रहण के हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम में आपको इल्म है कि हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स का एहतमाम करते हैं और म्यूज़िक भी जो है उसके अंदर हम उसमें हम ख़ास तौर पे जो नए आने वाले टैलेंट हैं, लेकिन ये जो मेरे दो मेहमान शख्सियात हैं, ये न्यू टैलेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये शाम 84 घराना, एक बहुत बड़ा घराना, पूरी दुनिया में क्लासिकल मौसीकी के जो नाम है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और ये उस घराने के चश्मो चिराग हैं। उस्ताद सलामत अली खान साहब के पोते दोनों, उनको हम दावत देंगे और आज ये क्या पेश करने जा रहे हैं हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से हम दावत देंगे फैज़ान अली और नादर अली खान को। जी अस्सलाम वालेकुम, आइए। साजन प्रीत लगा के साजन प्रीत लगा के अब दूर देश मत जा, आ बस हमरे नगर में हम मांगे तू बस हमरे नगर में हम मांगे तू तेरे दर्स को तरसे तेरे दर्स को तरसे यूं रिम जिम बरसे जैसे रोए सावन रैन है तेरे दर्स को तरसे तेरे दर्स को तरसे यूं रिम जिम बरसे जैसे रो
निंदिया सपने टूटे, प्यार दिला से निकले झूठे, प्यार दिला से निकले झूठे, लूट गया मन का चैन है तेरे दर से सागरे मगा पदानी जाने दाने द पद मा प ग म सारे सा सागा प म प ग म रे सारे प म प नि दानी दानी दा दानी प म प नि दानी दानी नि दा दानी म प दानी दानी दा म प दानी दानी दा म प दानी दानी दा तेरे दर्श को दर से प्रेम पानी दानी दाने नि दाने प ग म रे सारे नि दा दाने म प नि दानी नि 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 दानी दा दानी दा दानी दा दानी दा दानी 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 दा प म प ग म रे सारे प म प नि दानी दा दानी दानी नि दानी दा प म प नि 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 दा दा दानी नि म प नि दानी दानी नि दा दा दानी म प दानी दानी दा म प दानी दानी दा म प दानी 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 दा म प दानी 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 दा म प दानी 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 दा म प दानी 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 दा तेरे दर्श को दर से जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन हज़रात वीकेंड एट होम पे। और आपके कमेंट्स यस शामिल बिल्कुल किए जाएंगे। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करके जो वीडियो टीज़र है जो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम पोस्ट कर देते हैं, उसमें आप पोस्ट करके कमेंट्स और अपना नाम और कोई सवालात हो, यू आर मोर देन वेलकम, फिर वो नाम और सवालात भी शामिल किए जाएंगे। सो अभी भी मौका है, आप यू आर मोर देन वेलकम, आप जल्दी से वीडियो पे पोस्ट और कमेंट करें। अब डॉक्टर फरजीन मलिक जो वीकेंड एट होम का फैमिली मेम्बर भी हैं और हिस्सा हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपको ये कलर बहुत सूट। थैंक यू सो मच। मैं अब आपकी तारीफ तो पहले भी की है और हमेशा करती हूँ, आप दिल की बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छी नहीं, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ वही ना, मैं यही सोच रही थी कि अभी मैंने कहना है कि आपने। हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फरजीन इज सच अ लाइवली पर्सन कि वैसे ही आती हैं तो इनका इतना पॉजिटिव एक ऑरा है, इनकी बात करें, सादिया अरशद की बात करें, दे सच नाइस पीपल। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले शाम 84 के चश्मो चिराग, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बड़ी खूबसूरत ठुमरी पेश की जी फैजान अली ने और नादर अली ने, इनको वेरी नाइस। मैं सुन रही थी, इट वाज वेरी नाइस, है ना? थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियली अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। आपको बिल्कुल ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी तरबियत जो है, वो जो ठहराव आपकी आवाज़ में है, जो अदायगी है, हर एक एक लफ्ज़ पे जो आपका कमांड है, वो पता चलता है कि आप जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपकी तरबियत और ट्रेनिंग, जीते रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। और फिर साथ साथ आपसे पूछते भी रहेंगे, भाई इतने बड़े घराने के साथ जब ताल्लुक़ होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप में से बड़ा कौन है ये बताओ? मैं बड़ा हूँ। फैजान बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं वरना हाइट के हिसाब से भी सोच रही थी, लेकिन आप वैसे भी बड़े हैं। जी जी बिल्कुल। कितने बड़े हैं उम्र में? मैं 3 साल बड़ा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो फिर रोब है आपका? बस हल्का फुल्का ही है। We are like friends actually। डॉक्टर साहब सोचा इसका मतलब रोब नहीं है फिर? नहीं है रोब। अच्छा। हाँ रोब वो कह रहे थे, लेकिन दोस्ताना माहौल है, दोस्ताना रोब है, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ रोब। आप ठीक कह रही हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं एग्री कर रही हूँ, वरना भी क्वेश्चन मार्क है। दुनिया में कोई तो मेरी बात पे बिल्कुल इस तरह यकीन बात पे सारे यकीन तो रखते हैं। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, एज डिस्कस्ड अर्लियर, पिछले हफ्ते हमने आज के टॉपिक के हवाले से डिस्कशन जो है हमने बता दी थी कि विटामिन डी और उसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ना, विटामिन डी जो है एक बड़ा आम तौर पे टर्मिनोलॉजी अगर मैं कहूँ कि आम जिंदगी में हर कोई कहता है विटामिन डी की कमी है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो कहा जाता है धूप लगवाओ बच्चे को, धूप में बिठाओ, विटामिन डी की कमी ना हो। विटामिन डी बेसिकली करता
क्या है बॉडी के साथ? विटामिन डी जो है ना बहुत अंडररेटेड विटामिन है, जिसको हम कभी सोचते नहीं है सही तरीके से। इट्स कॉल्ड द सनशाइन विटामिन। अब सनशाइन विटामिन इसलिए कि अभी आपने धूप की बात की, तो सबसे बड़ी जो इसकी हम आज का है जहाँ से ये बनता है, दैट इज सनलाइट। ओके। और जितना आप सन में रहेंगे उतना आपकी बॉडी विटामिन डी बनाएगी, विच इज सच अ मिरेकल कि सनलाइट से आपकी बॉडी एक विटामिन ही बना रही है। और ये विटामिन इतना नेसेसरी है क्योंकि इवन आपके तो अबू माशाल्लाह डॉक्टर हैं और मेरे प्रोफेसर हैं, तो उनसे जब हम बातचीत करते थे ना तो पेशेंट्स हम रिफ़र कर देते थे कि जी लोग जैसे रिफ़र करते हैं कि जाओ जाके ऑर्थोपीडिक सर्जन को दिखाओ, फलाना दिखाओ। और क्या होता था, मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे होते थे कि सिर्फ विटामिन डी की कमी होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। पेन किलर्स लंबे लंबे सर्जन्स के पास जा रहे हैं। विटामिन डी का चेक कराना बहुत जरूरी है क्योंकि विटामिन डी का ना तो हम ज्यादा चाहते हैं, बिल्कुल सही, ज्यादा जितना करेंगे वो फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये वो विटामिन बी वाला सीन नहीं है कि थ्रू द यूरिन निकल जाए। दिस विल गेट स्टोर्ड एंड विल कॉज हाइपर विटामिनोसिस, जिसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन इसका कम होना और भी खतरनाक है क्योंकि इंसान की ना सिर्फ हड्डियों की और कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इंसान की इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। बिल्कुल सही। इसीलिए अभी आपने सुना होगा कि कोविड के जब बहुत जोर था तो जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे जाओ जाके सनलाइट में बैठो। बिल्कुल ऐसा ही। और विटामिन डी की कितना इम्यूनिटी, वो एक डॉक्टर ने मुझे फोन किया, कहने लगे, डॉक्टर नासिर ही हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर दोस्त हैं, कहने लगे कि मैंने डॉक्टर साहब अपने आप को क्योर किया धूप में बैठ के विद कोविड। देखें, हाँ। सो विटामिन डी इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इसको चेक करा के इसको हमेशा सही लेवल पे रखना चाहिए। अच्छा, अब ये जो आपने बात की बिल्कुल ठीक, मैंने समझ लिया, लेकिन अब ये भी सवाल आता है सही लेवल कितना। अगर हम पहले हम बच्चों से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ों की तरफ जाएंगे। बच्चों की अगर बात करते हैं, आम तौर पे इवन मेरी बेटी भी, मामा टांगों में दर्द हो रही है, पैरों में, अनुषे कहेगी मेरे, मतलब वो लिटरली वो थकी हुई होती है, लथार्जिक होती है, टेक्निकली धूप में भी खेल रही होती है। लेकिन बच्चों में जो इसकी कमी है उसको पूरा कैसा किया जाए और कैसे निशानदेही की जा सकती है? जो बच्चे होते हैं ना, उनमें तो ग्रोइंग पेन्स भी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी हाइट बढ़ रही होती है तो उनकी बोन्स ने लंबा होना होता है। बट देन निशानदेही इसकी यही, जैसे अब आप कह रहे हो कि लेथार्जी होती है, एक्स एंड पेन्स का कहते हैं। ग्रोइंग पेन्स अमूमन रात को होती हैं बच्चों को, ये हर वक्त ही होती रहेगी, बच्चे का काम में ध्यान नहीं लगता। ठीक है। और क्योंकि लो विटामिन डी लेवल्स आर एसोसिएटेड विद बैड मूड आल्सो। बिल्कुल सही। बंदे का मूड भी खराब रहता है, नॉट ओनली विद किड्स बट आल्सो विद अदर पीपल। मतलब नॉट ओनली किड्स बट बड़े लोग भी, उनका मूड खराब रहेगा। सो इसलिए जब इवन साइकाइट्रिस्ट के पास भी लोग जाते हैं तो उनको सबसे पहले बेस लाइन विटामिन डी लेवल्स चेक किए जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों के अंदर आपको विटामिन डी देते रहना चाहिए और उनका हर 3 महीने के बाद चेक कराना चाहिए कि विटामिन डी लेवल क्या आ रहा है। अच्छा, कैसे देना है बच्चों को? ये एक तो सनलाइट हो गया। आजकल बच्चे, वैसे आपकी छोटी जाती है, वरना आजकल बच्चे आर यूजुअली फिक्स्ड टू कंसोल्स, फिक्स्ड टू व्हिच इज बैड, व्हिच इज रियली रियली बैड। घरों के अंदर क्योंकि ना तो सर्कुलेशन बढ़ रही है, ना बोन्स ग्रो कर रही हैं। ये विटामिन डी समझें कि कैल्शियम आ गया ना बॉडी में, ठीक है। अब ये किश्ती है जिसमें कैल्शियम ने बैठ के बोन्स में जाना है और डिपॉजिट होना है, और वही हड्डियां जो मजबूत होंगी वो आगे जाके एक लड़के या एक लड़की की, मोर सो लड़की की, क्योंकि आगे जाके उसने मदर बनना है, उसकी हड्डियों में जो ताकत आएगी दैट विल कम फ्रॉम दिस विटामिन डी एंड कैल्शियम। बिल्कुल सही। इसलिए बच्चों को दूध से बनी हुई अशिया, स्मूदीज, अभी ये आपको बताएंगी रेसिपीज होनी चाहिए। जैसे हमने आमंड शेक बनाया आज, तो उसमें हमने दूध डाला है, आई एम श्योर। तो इस किस्म की चीजें हम दूध के साथ या दही के साथ या इन चीजों के साथ करते रहते हैं। अंडे भी हो सकते हैं, अंडे बच्चों को हैं, फिश है, मछली है, मशरूम्स हैं। बिल्कुल सही। और जो ऑयली फिश होती है उसके अंदर विटामिन डी होता है, एग योक के अंदर विटामिन डी होता है। बच्चों को शेक्स पिलाएं। ये केले का जिस तरह शेक बना रही, केले की तो अपनी भी एक बड़ी बिल्कुल, केले के अंदर पोटेशियम है। बिल्कुल। जो अभी आप दर्दों की और लथार्जी की बात कर रहे हो, दैट गोज अवे। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम कराते हैं ना, आपने खुद भी कई, सब लोगों ने कराए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट डॉक्टर कहते हैं भाई सबसे पहले कराओ। क्यों? क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, ये सारी बाइकार्बोनेट कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो ना यार, तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है वो दर्दों की तरफ जा रही है, लथार्जी की तरफ जा रही है, आप अपने आप को खींच के चल रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दर्दों की बात की, पट्ठों में, जोड़ों में, टांगों में, खवातीन में, बल्कि मैंने तो देखा है, वरना होता है बूढ़ी उम्र में, बूढ़ी में नहीं लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, एक सर्टेन एज होती है, लेकिन मैंने बच्चियों में भी, लड़कियों में भी देखना शुरू कर दिया कि जी मेरे पट्ठों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। सीढ़ियां चढ़ती हूं तो नीज में आवाज आ रही है, आवाज आना शुरू। जी एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्यों
क्योंकि ये विटामिन डी की कमी की वजह से ज्यादातर हो रहा है। सही। इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर जो है अपने मौलिद से रुजू ना करें, जाएं जाके मिलें, लेकिन अमूमन ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उनको जब देती हूँ ना विटामिन डी और कैल्शियम दूध पीने के लिए, तो अगले ही 2 हफ्तों बाद जब वो आती हैं तो वो कहती हैं डॉक्टर साहिबा हमारे वी आर फीलिंग बेटर इन आवर जॉइंट्स। 25 साल की लड़की सीढ़ियां चढ़ रही है। बट दैट हैज नथिंग टू डू विद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हर कोई इस्तेमाल हो तो मैं ऑस्टियोपोरोसिस। देखो जी, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? भुरभुरापन है ना, कैल्शियम निकल गया बोन्स में से। तो आपने उस कैल्शियम को अगर अच्छे तरीके से स्टॉक अप इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी बोन्स में, अपने 20s में, 30s में, 40s में, तो फिर तो नहीं इतना ऑस्टियोपोरोसिस इफेक्ट करेगा। क्योंकि मेरा ये बड़ा जज्बाती एक वो होता है कि आपको सुन लेते हैं, आप एक टर्मिनोलॉजी सुन किसी ने ली तो जी आपको अच्छा ये आपको भाई आप डॉक्टर तो नहीं, आप किसी प्रॉपर शख्स के पास जाएं जिसने पढ़ाई की हुई है, जिसके पास एक सनद मौजूद है, आप उससे डिस्कस करें और उस पे लोग अमल कर भी लेते हैं और गलत दवाइयां खाते हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ी गलत। इसी वजह से ना हाइपर वाइटामिनोसिस लोगों में हो रहा है। बिल्कुल जी, हर थोड़ी देर बाद टीका पी रहे हैं। अब उसकी 1 महीने बाद पीना है या नहीं पीना वो डॉक्टर बताएगा आपको, एक पूरा उसका रेजिमेंट होता है। हाइपर वाइटामिनोसिस से डिजीनेस होनी शुरू हो जाती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लड़कियों में साइज 0 का कॉन्सेप्ट है, पतला होने का, उसमें दे सफर अ लॉट ऑन देयर बोन्स। वो आगे जाके माएँ बनना और वो वाला सीन देन इज रियली वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द बोन्स। इतना बोन पे प्रेशर पड़ता है कि बोन वक्त से पहले ही खराब होनी शुरू हो जाती है। बोन डेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर? बोन डेंसिटी विल टेल यू ना कि आपका कैल्शियम कितना बोन के अंदर है। बोन डेंसिटी इज अ टेस्ट जो कि आपको बताता है कि कितना कैल्शियम आपकी बोन्स के अंदर है। कोई तो टेस्ट होना चाहिए ना, पता लगे कितनी हड्डियां मजबूत है। तो वो तो एक हील से भी टेस्ट हो जाता है। इट्स नॉट इवन कि आपने कोई बहुत सुइयां या कोई ऐसे प्रोब करवाने हैं। सो वो हील से आपका टेस्ट हो जाता है कि बोन डेंसिटी क्या है। और फिर आपका ये सवाल भी होना चाहिए जो कि आ रहा है मेरे ख्याल में कि सनशाइन किस टाइम पे लेनी चाहिए। यही कहने लगी हूँ कि अब बताइए कि धूप किस टाइम पे, और अब सर्दियां हैं, सर्दियों की मुनासबत से क्या वक्त होना चाहिए? क्योंकि शाम 5 बजे तो अंधेरा शुरू हो जाता है, बस आप समझे। बिल्कुल। सो दिस इज फ्रॉम 11 to 3, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक पीक टाइम। ये टाइम है जिस पे आपके एक्सपोज्ड एरियाज जो है ना उसके ऊपर जो है वो सनशाइन होगी। कितनी देर बैठे आप? तकरीबन जो बहुत फेयर स्किन लोग हैं वो 20 से 25 मिनट बैठे हैं, और जरा डार्क स्किन लोगों के लिए आवर होता है। अच्छा, 1 घंटा 20 से 25 मिनट से लेके घंटे तक डिपेंडिंग आपकी स्किन टोन। तो उसमें ये है कि अपने मुंह पे जरूर सनस्क्रीन लगा लें, ठीक है, क्योंकि देखिए अब स्मॉग भी आनी शुरू हो गई है और हमारा वो ओजोन लेयर की वजह से UV3 UV2 वगैरह जो है उनके काफी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सही तरीके तक हम तक नहीं पहुंच रही और उल्टा इंजूरियस हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अपने मुंह पे सनस्क्रीन लगा लेकर बाकी एरियाज को एक्सपोज रखें ताकि आप अच्छे तरीके से सन जो है वो उसका फायदा उठा। अच्छा, गर्मियों में कितना, कौन सा टाइम? क्योंकि ये वाला टाइम तो पीक होता है गर्मी वाला। हाँ, गर्मियों में अबाउट 10-15 मिनट्स इज फाइन। अगेन पीक टाइम 12 से लेके, गर्मियों में तो दिन खत्म ही नहीं होता भाई, जब मर्जी बैठ जाए जाके, जब मर्जी, लेकिन कम से कम 12 मिनट। जैसे आप कह रहे हो ना कि छोटी आपकी एक्टिविटी करती है, बेटर टू हैव सम एक्टिविटी। मैंने एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं सॉरी बात इंटरप्ट करी, मैंने हमेशा ये सोचा था कि जो बच्चे हैं, अब हम अपने बचपन में, आपको याद होगा, हम लोग तो खेलते थे भाई, हमारी एक्स्ट्रा स्कूल खत्म होने के बाद स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती थी और अम्मी कहती थी खबरदार घर में नहीं बैठना, आप जितना हो सके बाहर जाओ। आप उससे फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं अपार्ट फ्रॉम के एकेडमिकली। तो अब मैंने ये देखा, फिर मैंने इसीलिए अपनी बेटी अनुषा को बैडमिंटन के अंदर भाई खेलो, आउटडोर खेलो जितना हो सके। बहुत अच्छा। दिस इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे फॉर योर डॉटर, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि अभी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आगे जाके हेल्दी एडल्ट्स बनेंगे, बजाय के वो वाले बच्चे जो माजरत के साथ जो हर वक्त अंदर बंद होते हैं। उनको माँ बाप को निकालना फर्ज है कि उनको निकालें ताकि उनका आगे इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा हो। बिल्कुल। आप देखो कि बच्चों में कितनी बीमारियां आ रही हैं। हाँ, नहीं। अब कोविड पहले अडल्ट्स की चीज थी, अब बच्चों में भी आ रही है। बच्चों में भी, और बच्चों की हिफाजत करें लेकिन उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। वन लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं अपने ये मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी बात करनी है कि आप लोग तो तरबियत हासिल करते हैं, तो धूप में भी खड़े होकर की ट्रेनिंग के नहीं, ये मैंने पूछना है डॉक्टर साहब। सप्लीमेंट्स का जवाब याद कर लो। सप्लीमेंट्स का बता दीजिएगा क्विकली कि हम जो ये विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, टीका तोड़ के पीते हैं, किसी भी मशरूब पानी में डाल दिया या कुछ नहीं, टीका तोड़ के ऐसे ही पीना होता है और उसके ऊपर से आप निवाला ले लें। उसका रेजिमेंट ये होता है कि आप पहले जो है 3 महीने, वो महीने के बाद 15-15 दिन के बाद लेते, पहले 3 महीने अगर आपकी लो है तो, किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, बड़ा, और आपने टेस्ट कराया हो और वो आ रहा हो, तो अबव 15 जो है फिर आप वो टीका देते हैं। और वो टीका जो है 15-15 दिन के बाद पहले 3 महीने, और फिर
ये 6 महीने का कोर्स है और बाकी 3 महीने जो बचते हैं उसमें महीने के बाद देते हैं। बिल्कुल। सो फिर भी आप अपने मुआलिद से मशवरा करें क्योंकि वो आपके देखेंगे कि लेवल्स क्या हैं। बिल्कुल। और उस लिहाज से आपको बताएं। और खुद ना आप और अब तो गोलियां भी आ गई हुई हैं। यही कह रही हूं आप गोलियां भी वो सस्ती हैं, इतनी अफोर्डेबल हैं। हाँ अफोर्डेबल है और वो आपकी 1-2 महीने अच्छे तरीके से चल जाए। ठीक है, उसकी भी लेकिन आप अपने जो फिजिशियन है उनसे डिस्कस करके, ऐसे हम आपको नहीं बता सकते। हमारा मकसद है हम आगाही दें, बाकी जो उसका जो मेजर काम है कि किस तरह से डोजेज होनी चाहिए वो हमेशा किसी मुस्तनिद डॉक्टर से पूछे। ये भी नहीं कि लोग दवाइयों पे दुकान और यार दास्ते सही अपना की करिए फिर तो वो कहता है वो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है एकदम मैं खड़ी हूं बड़े तुसी ना ले लो तो ले लो मैं कहो ठहर जा तू कब से डॉक्टर बन गया? सर जी मैंने बड़ा पता है। मैं कहा कोई नहीं पता। अच्छा वो टर्मिनोलॉजी सुन के ना सबको। अच्छा जी अब आप बताएं कितनी धूप में ट्रेनिंग हासिल की, कितनी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक टांग पे खड़े होके। हाँ एक टांग पे खड़े होके। इनफैक्ट धूप में तो खैर नहीं ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन ये है कि माशाल्लाह धूप हमारी एक्टिविटी में है बिकॉज हम जो मेरे फादर हैं शफकत अली खान साहब उनको बहुत एक्सरसाइज का शौक है और एक्टिविटीज़ का क्रिकेट जैसी, तो हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं और सर्दियों में तो वैसे ही धूप का लेने का एक अपना एक मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं हम, तो वो तो लेते ही हैं लेकिन रियाज धूप में नहीं किया। लेकिन सजा मिली कि धूप में खड़े हो जाओ? स्कूल में। हाँ देखा स्कूल में मिली, वो तो गर्मियों में मिली और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। इतने अच्छे हैं कि सब भी बता रहे हैं कि अच्छा गर्मियों में सजा मिली और पीक टाइम पे मिली होगी कोई 10-11 बजे, तो गर्मियों में तो ऐसी होती 12 बजे मिली। अच्छा टाइम भी याद है इसीलिए बाजू लंबे हो गए। जी हाँ गुड वन। ऊपर हो गए ना बाजू तो लंबे हो गए। आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? मेरा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सेम स्कूल टाइम पे सदा मिली। अच्छा वो भी एक बार मुझे याद है मुर्गा बनाकर मिली थी। तो मैं तो ज्यादा ही बस्ट कर दिया। तो आपने तो और ज्यादा कहते मुझे ज्यादा नहीं मिली, मैं मुर्गा बनाया। एक्चुअली मैं बहुत शैतान था स्कूल में, तो फिर मुझे पनिशमेंट तो मिलनी बनती थी, बहुत मिलती थी पनिशमेंट। भाई इतने सच्चे लोग हैं कि इनकी मुझे बनती थी पनिशमेंट मिलनी। वो मान रहा है हम तो बेचारे कहते ओ जी फलाने ने वैसे कितनी ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन हम आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, हम चाहते हैं धूप में खड़े होकर गाना गवाइए। गाना वैसे आपने सही राग आपने क्रिकेट खेली हुई है तो विटामिन डी आपको बहुत मिली हुई है वहां पे, तो आपको ओके हो गए। तो हम अपने नाज़रीन को एक गिफ्ट देंगे, आप लोग देंगे, तो मैं चाहूंगी कि परफॉर्मेंस अब आपकी है। नादिर आपकी है जी? नादिर जी क्या सुनाएंगे? जी मेरी कंपटीशन है एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है तुझे मैं ये कैसे कहूँ विच इज माय कंपटीशन, तो मैं वो पेश करता हूँ। प्लीज आइएगा डॉक्टर साहिबा के लिए। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते मुलाकात आपसे होगी। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात आप लोगों के नाम जल्दी से शामिल करूंगी पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर वीडियो टीज़र में जो आप लोग नाम शामिल करते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और अपनायत का। आप फिर भी कमेंट्स करते रहते हैं पोस्ट, फिर जो प्रोग्राम के बाद वाले हैं वो कल इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। समीना नवाज़ हैं, मियाँ यासिर हैं, जीशान मियाँ हैं, हाइबा नूर लिखा हुआ ऐसे है, हिबा नूर है या हाइबा या होप के तलफ़ुज़ ठीक है, फ़ारान आरिफ हैं और शहज़ादी हैं। तमाम टीम मेंबर्स को सलाम पेश कर रही हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपके प्यार ताउन का। और 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर पोस्टल एड्रेस है जिस पे खतूत के ज़रिए लेटर्स के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी अनम की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमारे जो मौजूद मेहमान हैं ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करने वाले कंज्यूमर राइट्स के हवाले से। अच्छा हमने फिल्मों में हॉलीवुड के सुना हुआ कंज्यूमर राइट्स के ऊपर फिल्म यानी टॉपिक्स पे होती हैं, लेकिन कंज्यूमर राइट्स बेसिकली होते क्या हैं? बीइंग अ कंज्यूमर मैं कोई चीज़ परचेज करने जा रही हूँ तो मेरे भी कोई राइट्स होते हैं? ये बड़ा हैरत हो रही है भाई कि इस किस्म की भी फील्ड है और इसकी अवेयरनेस देना और आगाही देना मैं ये समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। सो ये तमाम बातों पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सजाद रिजवी साहब, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के एंड लीगल एक्सपर्ट ऑन कॉर्पोरेट लॉ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, थैंक यू सो मच। और ये जो कंज्यूमर राइट्स हैं ये बड़ा हैरान कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। और ख़वातीन हज़रात आप भी अपने कॉमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। अनम
आपसे मैं ये सवाल नहीं बिल्कुल शेफ अनम से करूंगी कि कंज्यूमर राइट, क्योंकि इन्होंने तो चीज़ें खुद परचेज की होंगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैं खुद ही परचेज करती हूँ यूजुअली, नहीं तो फिर कोई भी ऑनलाइन ऐप से घर पे मंगवा लेती हूँ। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि मैं खुद जाके ग्रोसरी करूँ। बिल्कुल सही। आपने जो चीज़ें बनाई उसकी रेसिपी भी आगे जाके हम जानेंगे। मिल्क शेक बनाया आपने और बाकी सारी चीज़ें। जी, मिल्क शेक बनाया है, बनाना आइसक्रीम शेक है और साथ में चिकन पकौड़ा बनाया है। बिल्कुल सही, और वो हमने सर्व भी किया है गेस्ट को, और रेसिपी भी अभी थोड़ी देर में शामिल करेंगे। सर नाउ कंज्यूमर राइट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है सादा ज़बान में? जी बड़ा सिंपली इसको अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो 1985 में आई थी, उसके मुताबिक कंज्यूमर वो है जिसका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो, उसको राइट टू रीड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवेंस हो। लेट्स सपोज आप जाते हैं, आपने कोई गलत आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, तो यूएन ये कहता है कि उस बंदे को उसकी रीड्रेस होनी चाहिए, उस ग्रीवेंस को राइट ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, कि उसकी सुनवाई होए कि भाई मुझे अगर गलत कोई चीज़ आपने दे दी है तो उस चीज़ को वापस लिया जाए या उसको मुझे कंपनसेशन दी जाए। ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में 1995 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाला। एक्सीलेंट। उसके बाद 2005 में पंजाब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 को पंजाब में नाफिज करा। बिल्कुल उसके तहत पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स बनी, और जो कि बहुत एक्टिव हैं और बहुत कारामद हैं, और जो कि प्रीडोमिनेंटली इस्तेमाल की जाती हैं बाय एड्रेसिंग टू द ग्रीवियंस ऑफ कस्टमर्स। बिल्कुल सही। होता यह है कि अगर आप लेट्स सपोज जिस तरह आप अब वैसे भी क्योंकि आप देखेंगे पोस्ट कोविड की वजह से ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, ये जिस तरह इन्होंने अनम ने कहा कि ऐप बहुत सारी हैं, ऑनलाइन सारी परचेजिंग हो रही है, तो इसलिए उसके अंदर जो एक बायर बी वेयर वाला जो कॉन्सेप्ट था कि आप दुकान पे गए, आपने जाके देखा प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट उठा के आप घर ले आए, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अब आप कोई ऐप पे जाते हैं, आप दराज पे जाते हैं, जाके कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन कर देते हैं, वो आपके घर डिलीवर हो जाती है। अब इस ट्राइफेक्टा के अंदर प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गई है कि बाज़ दफ़ा गलत प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यही वो चीज़ जो तस्वीर में नजर आती है वो तो होती ही नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर फिर जब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स जब ये क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको रीड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोर्ट्स बनाई हुई हैं, आपको उनके पास जाना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं सादा अल्फाज में समझने के लिए और समझाने के लिए कि कोई चीज़ मैंने ऑर्डर की ऑनलाइन, या मैंने चाहे किसी दुकान से भी कुछ भी XYZ चीज़ खरीदी, वो चीज़ मेयार के मुताबिक नहीं है, ऑनलाइन मंगाई गई, मुझे तो कुछ और मैंने देखा, आई तो कोई और चीज़ निकली, तो अब बीइंग अ कंज्यूमर मैं क्या करूँ? मैं बेसिकली लीगल मेरी क्या वो हूँ? जी, उसका बड़ा एक सिंपल है। इसके अंदर क्योंकि ये इतना सिंपल लॉ बनाया गया है, इसमें गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि इसमें आपको किसी लॉयर या लॉ फर्म की भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, पैसे नहीं लगेंगे। जी एग्जैक्टली। और इवन जब आप ये केस कोर्ट्स में फाइल भी करते हैं तो कोई कोर्ट फीस नहीं है। वेरी गुड। सो क्योंकि बिकॉज देखें ये छोटे कंज्यूमर्स की अमाउंट्स हैं, 10,000 की चीज़ है, 5,000 की चीज़ है, इस पे अगर आपने वकील कोई पैसे देते नहीं या कोर्ट कोई पैसे देते नहीं तो कौन जाएगा? बिल्कुल सही। सो द आइडिया बहुत गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया था इस चीज़ के बारे में। अब आपके सवाल के जवाब के अंदर ये है कि आपने सबसे पहले उस मैन्युफैक्चरर को एक लेटर लिखना है। बिल्कुल सही। अपने लॉयर से लिखवा ले, अपने दोस्त से लिखवा ले, खुद लिख लें कि भाई आपने हमें ये डिफेक्टिव चीज़ दी। अगर वो आपको 15 दिन में नहीं जवाब देता तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी कंज्यूमर कोर्ट जो आपके इलाके की है, डिस्ट्रिक्ट की है, आप उसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। 15 दिन का मैन्युफैक्चरर को नोटिस देना जरूरी है, यानी जिसने चीज भेजी है उसको 15 दिन का आप नोटिस जरूर दें, उसको देना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये आपकी प्लेन डिफेक्टिव होगी और आपको कहा जाएगा कि आप दोबारा इस चीज़ को पहले प्रोसेस को फॉलो करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, बट याद रखिए आपकी परचेज के 30 दिन के अंदर आपको ये, अगर वो डिफेक्टिव है तो आपको अप्रोच करना है, या अगर वारंटी है तो वारंटी पीरियड के एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको के बाद करना है। अच्छा, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वारंटी लिखी नहीं होती है, बिल्कुल, तो कोर्ट ने उसमें डिटरमाइन कराया कि नॉर्मल नॉर्म्स को देखते हुए वो 1 साल का उसको टाइम दिया गया है। ओके, 1 साल का जी। अच्छा, अब सजाद साहब, अब मैं ज़रा थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ कि कंज्यूमर राइट्स में सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स भी की जाती हैं, ज़मीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, मैं थोड़ी, क्योंकि 5-1 हज़ार रुपये की चीज़ या 3-4 हज़ार रुपये की चीज़ या 10,000 का जोड़ा ले लिया, ये अक्सर मैंने देखा है। मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरर के दिफा में नहीं ये बात करी, आम होता है कि आप अगर कहते हैं ऑनलाइन लेते हैं या आप दुकान पर भी जाएँ तो रिफंडेबल होता है
वो कई जगहों पे, लेकिन ये जब बड़ी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से लाखों की है, उसके बारे में बताइए। जी, उसके लिए क्योंकि बिकॉज हुकूमत पाकिस्तान ने एंड हुकूमत पंजाब ने इसके अंदर बेसिकली लॉज बनाए हुए हैं, क्योंकि देखें जिस तरह बैंकिंग डिस्प्यूट्स हैं आप कंज्यूमर कोर्ट्स में नहीं ले जा सकते, क्योंकि बिकॉज वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी के सूट्स हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी एक्ट के तहत आपको बैंकिंग कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपका लीजिंग कंपनी के साथ लेट्स सपोज प्रॉब्लम है तो वो भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जाना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो फिर अगेन उसके लिए सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है, ये रखा। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इस कंज्यूमर कोर्ट का ट्रायल बहुत स्पीडी है, क्योंकि उस पर टिपिकल सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लगता है, क्योंकि ये स्पेशल ट्राइब्यूनल स्टाइल के कोर्ट हैं और ये एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इसको हेड करते हैं। तो इसलिए आइडिया ये है कि बहुत क्विकली विद इन 6 मंथ्स आपकी ग्रीवियंस को ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल। अगर इसके एंड पे अगर आपके फेवर में या अगेंस्ट में जो भी डिसाइड होगा तो आपके पास हाई कोर्ट जाने की अपील की इजाजत होती है। बिल्कुल। सो बेस्ट पार्ट ये कि एक तो ये काम स्पीडी है, आपको ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और इसके अंदर एक चीज और ये है कि दरमियान में कोर्ट एक सालसी के तौर पे भी एक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि जी कि मैं आपको सेटलमेंट की लिए रिक्वेस्ट कर देता हूँ, तो कोर्ट उसको प्रेफर करती है कि वो सेटलमेंट उसी स्टेज पे मीडिएटर के तौर पे, क्योंकि बिकॉज 15 दिनों का नोटिस देने का रीजन भी कि लेट्स सपोज अगर कोई गलत चीज हो भी गई मैन्युफैक्चरर से, देखें सारे मैन्युफैक्चरर गलत नहीं है, बाज बहुत अच्छे हैं, बाज लोगों का बाज की क्या नाम है, जिस तरह बड़ी पाकिस्तान के एनएमसीज हैं, अब आप ऑब्वियसली उस तो इसलिए उस चीज को उसके हिसाब से देखना चाहिए। बिल्कुल सही। सो बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट जो है अशिया और गुड्स जो ऑनलाइन हम लेते हैं ज्यादातर ये उसको डील करती है। जी, मैं एक छोटी सी आपको डिस्टिंक्शन भी इसमें एक और बता दूं। देखें, एक जो बंदा जिस चीज को रीसेल नहीं करना रीसेल करना चाहता है वो कंज्यूमर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। अच्छा। उसके लिए पंजाब ने अभी जो ऑर्डिनेंस बनाया था जो भी लैप्स कर गया, बट वो दोबारा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लाहौर हाई कोर्ट एंड ऑल्सो वर्ल्ड बैंक और पंजाब गवर्नमेंट ने मिल के एक जॉइंटली क्रिएट किया था पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स, और पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स को बनाया ही इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जिसमें जवाद हसन साहब एंड शाहिद करीम साहब हैज़ बीन फंडामेंटल इन क्रिएटिंग दिस। वो ऑल्दो फॉर द टाइम बीइंग ज़रा लैप्स कर गया, बट इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट उसको दोबारा इनेक्ट कर रही है, जो कि पंजाब और पंजाब में लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए बहुत पॉजिटिव। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आपने कहा ना, वो अक्सर होता है वेबसाइट्स होती हैं, उनका कम्युनिकेशन किसी और को, उनका अपने डिलीवरी वाले बॉयज नहीं होते हैं, उनका किसी कोरियर के साथ होता है, यानी आपने ऑर्डर किसको किया, ऑर्डर ला आपके घर कौन रहा है, उसकी एसोसिएशन ही नहीं उस प्रोडक्ट के साथ होती, बेल बजती है, कहते हैं जी कि ये पैसे, ये आपका डब्बा, और आप अच्छा मुझे एक मैं जरूर जानना चाहूंगी, अक्सर मैंने पिक्चर्स के ऊपर देखा है ऑनलाइन के जी द कलर मे वेरी और द साइज ऑफ द प्रोडक्ट मे वेरी, क्या ये मैन्युफैक्चरर अपने आप को सेव करने के लिए कह रहा है कि कल को कंज्यूमर ना ये कहे कि जी आपने तो पहले यानी ये किया हुआ था हमने? जी डेफिनेटली ये उनका एक अपने आप को, उससे उनको कितना मार्जिन मिल जाता है अगर बाद में चीज जो है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलता। देखें, कस्टमर जिसकी ग्रीवियंस है और वो फील करता है कि ही हैज बीन डिफ्रॉडेड बाय कमिटमेंट जो मैन्युफैक्चरर ने पूरी नहीं की, तो उसको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। लेट द कोर्ट डिसाइड। देखें, मैं वही कहता हूं कि लोग कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत महसूस करते हैं जब आपके पाकिस्तान जैसे अमेजिंग कंट्री में रिट ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर वेयर देयर आर कोर्ट्स वर्किंग 24 आवर्स। देखिए, डिले तो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, वो लोड ऑफ वर्क की वजह से डिले हो सकती है, बट ये इसका मतलब नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं ऐसी बात नहीं है। आखिर काम होता है, हर कोई काम कर ही रहा होता है, ऑब्वियसली हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट है जैसे सजाद साहब ने कहा कि ये कंज्यूमर कोर्ट्स जो है ये क्विकली काम करते हैं, तो आप ये टेंशन फ्री हो जाएं कि जी हम कहाँ जाएंगे, फिर हेयरिंग होगी, नहीं, सो स्पीडी काम होता है। अच्छा, आप दोनों से ज़रूर पूछना चाहूँगी, कभी ऐसा हुआ कोई चीज़ हम बगैर नाम लिए कोई आपने ऑर्डर की हो और वो वैसी ना निकली हो चीज़? डेफिनेटली मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि मुझे शॉपिंग का शौक है। ठीक है। और मैं ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें परचेज करता हूँ शॉपिंग में, और जूते कपड़े वगैरह, और एक बार मुझे याद भी है, मैंने एक जूते ऑर्डर किए थे, इट वाज लाइक अ बूट, ठीक है, एक बूट्स थे, तो जब वो आए तो वो एक बिल्कुल सिंपल से सोल वाले शूज थे और वो 2-3 भेज दिए उन्होंने। अच्छा, 2-3 थे? हालांकि उस शूज की प्राइस होगी कोई 7-8 हज़ार। ठीक है।
तो उन्होंने वो शायद मेरा ख्याल 1000 वाले 3 भेज दिए। तो आपने अच्छा एंड में, अच्छा ये मैन्युफैक्चरर के भी कोई लॉज होने चाहिए, आपने तो फिर 3 रख लिए। पैसे कितने गए ये बताएं पहले। पैसे 5000 गए, पैसे उतने गए, लेकिन गलती से 3 आ गए। गलती से 3 आ गए, लेकिन वो वही चीज थी जो आपने ऑर्डर की? वो नहीं थे, वो नहीं थी, वो बिल्कुल सिंपल से शूज थे, जैसे कि आप कह लें कि आपको किसी भी आर्म स्टोर से जो मिल जाएंगे, सोल वाले शूज जो होते हैं, पंपी जिसे कहते हैं, वो थे। अच्छा, बिल्कुल। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगला स्टेप इसके अंदर है राइट फॉर डैमेजेस आल्सो। हाँ, अब मैं यही बात आपसे, हाँ जी, जो अगला स्टेप है इसके अंदर, क्योंकि एक तो आपने जो चीज मंगवाई वो आपको नहीं मिली, तो ऑब्वियसली आपको उसका लॉस हुआ। बट यही लेट्स सपोज आपने वो ड्रेस पहन के एक अपनी कजन की शादी में जाना था, सो यू नो एंड यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, सो देन यू कैन एक्चुअली कन्विंस द कोर्ट एंड टेल द कोर्ट कि दिस लेड इनटू टुवर्ड्स damages also. बिल्कुल सही। And court can award damages to you looking at the circumstances. Although हर केस में वो नहीं देते, बट वो एक सिचुएशन को देख के एक कॉम्पिटेंट जज उस चीज़ का ज़रूर डिसाइड करते हैं कि इनको डैमेजेस भी पेश देने चाहिए, और बारहा केसेस में कोर्ट ने डैमेजेस दिए। उसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, केस के अंदर ये हुआ कि एक साहब ने अपनी डॉक्यूमेंट्स बाहर के मुल्क भेजे थ्रू अ कोरियर कंपनी। उन्होंने पेमेंट भी ले ली, एक्सेप्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट डॉक्यूमेंट बाहर नहीं भेजे, साइटिंग के इंटरनल डॉक्यूमेंट में उनकी पेमेंट शॉर्ट थी। तो कोर्ट के पास वो गए और कोर्ट को उन्होंने जाके करा, तो कोर्ट ने अल्टीमेटली उन साहब को एक तो जो उन्होंने खर्चा किया था वो भी दिया, और डैमेजेस भी दिया, बिकॉज उसकी उन्होंने कोर्ट को शो करा कि मैंने जहां फॉरेन मुल्क में अपने डॉक्यूमेंट भेजने थे, मुझे वहां पे वो ना पहुंचने की वजह से इतना लॉस हुआ। बिल्कुल, देखें ना, अब ये इस तरह की मिसालें, सो ख़वातीन साथ बीइंग अ कंज्यूमर, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपके भी राइट्स होते हैं, आपके भी हकूक हैं, और हुकूमत पाकिस्तान आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंज्यूमर कोर्ट्स के ज़रिए कि आप उनसे रब्ता करके एक स्पीडी प्रोसेस के ज़रिए अपने लिए इंसाफ जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्विकली अगर मैं पूछूं, सक्सेस रेट क्या होता है कंज्यूमर कोर्ट्स में कंज्यूमर का, यानी 10 में से कितने केसेस हैं जो ज़्यादातर कंज्यूमर्स के ही हक में जाते हैं? लेकिन इसकी परसेंटेज तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकूंगा क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल स्टैट्स नहीं है, ठीक है, बट अल्लाह के ऊपर ईमान हो तो सब चीज़ों में सक्सेस आती है। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह ताला। एंड देन आप जब हक और सच की बात करते हैं तो इंसाफ ज़रूर मिलता है। सो ये ख़वातीन हज़रात टॉपिक ऐसा, ये देखें, दिस इज़ समथिंग विच इज़ इवन न्यू फॉर मी एज वेल, क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं हमेशा कि कंज्यूमर राइट्स, लेकिन पाकिस्तान में इसके लॉज मौजूद हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अब आप जब शॉपिंग करें तो धड़ल्ले से करें, और प्लीज़ मेक श्योर कि हर चीज़ जो है प्रॉपरली जिस अकॉर्डिंगली आप लेना चाहते हैं वो उसी तरह आपको डिलीवर हो सही हालत में। अच्छा जी, आप लोगों के नाम भी मैंने शामिल किए ख़वातीन हज़रात, और हमारे साथ चूँकि फैज़ान भी मौजूद हैं, नादर अली भी मौजूद हैं, इनकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सजाद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आपको इसी तरह जहमत ज़रूर देते रहेंगे नई नई बातें सीखने के लिए, नाजरीन को सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है परफॉर्मेंस का, और हम बढ़ेंगे आपकी परफॉर्मेंस की तरफ। क्या सुनाएंगे? मैं एक ठुमरी सुना रहा हूँ, मेरे दादाजी की कॉम्पोजिशन है। एक्चुअली इसको मैंने 1 साल पहले एक कंपनी है सूफी स्कोर्स के साथ किया है, एंड इट हैज़ गॉट लाइक 2 मिलियन व्यूज, माशाल्लाह, बहुत ये फेमस हुआ। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, जैज़ और सेमी क्लासिकल म्यूजिक को फ्यूजन किया है। बिल्कुल सही, तो वो आपको सुनाता हूँ। आ जाइएगा प्लीज। बिल्कुल। खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। वीकेंड एट होम पे खुश आमदीद एक मरतबा फिर हम आपको कहते हैं। अच्छा जी, अब किचन काउंटर और अनम का ये शेफ़ अनम का ये डोमेन है जी, तो अनम चीज़ें भी बन चुकी हैं। अच्छा, मैंने ना वैसे चिकन के पकौड़े मैं कम खाती हूँ प्रोग्राम के दौरान, लेकिन ये मैंने टेस्ट किया, दिस इज़ इतना मज़े का है, नमक मिर्च जो है ना उसका बैलेंस बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, सिंपल कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल मैंने बोनलेस चिकन लिया था तकरीबन 1 kg के करीब, उसके बाद मैंने इसके छोटे क्यूब्स कर लिए। इतने क्यूब्स करने हैं कि वो इजीली जो है, क्योंकि ऊपर बेसन लगा हुआ है, हम ज़्यादा देर इसको कुक नहीं कर सकते क्योंकि बेसन जो है वो ऊपर से जल जाएगा। तो नॉर्मल साइज़ के मैंने इसके क्यूब्स कर लिए थे, उस पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्चें जो है लगाकर, और एक अंडा लगा के मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया पहले से।
उसके बाद मैंने बेसन लिया है तकरीबन 1 कप के करीब, 1 कप ही इसमें राइस फ्लावर गया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो सूखा धनिया होता है वो ऐड किया है, साबुत जो फ्रेश धनिया होता है वो ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है और 1 अंडा मैंने ऐड किया है बेसन के अंदर, और पानी तकरीबन ½ कप के करीब मैंने उसमें ऐड किया। उसके अंदर चिकन को मैंने कोट किया, कोट करने के बाद मैंने उसको डीप फ्राई किया है और उसको सर्व किया है मिंट सॉस। और ज्यादा देर हमने डीप फ्राई नहीं करना, ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करना, छोटा होगा तो जल्दी कुक हो जाएगा। अच्छा जी, अब मिल्क शेक जो बना था बनाना आइसक्रीम, वो भी डॉक्टर फरजीन, सादिया अरशद और हमने अपने मौजूद मेहमानों को पिलाया, बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगा। बताइएगा रेसिपी। सिंपल, तकरीबन 2 से 3 ग्लास मैंने मिल्क लिया था, उसमें 2 से 3 जो है केले ऐड किए थे, वनीला आइसक्रीम मैंने उसके अंदर ऐड किया, अगर आप चाहें तो बनाना आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। उसके बाद क्रीम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और शुगर जो है मैंने उसमें 1 टेबलस्पून रखा है, क्योंकि आपको पता है कि बनाना में भी कंटेंट होता है थोड़ा सा मिठास का, तो वो उसको बैलेंस करेगा। उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया है और उसके बाद मैंने उसको सर्व कर दिया। भाई बनाना आइसक्रीम ख़वातीन इतने मजे की होती है लिटरली कि अगर आप खाना शुरू होंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, आप ट्राई जरूर, है ना, बिल्कुल ट्राई जरूर आप करें। ये नहीं कि वनीला में आप बनानास कट करके जो बनाना आइसक्रीम का फ्लेवर है वो आप आइसक्रीम खाएं, इट्स अमेजिंग, ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब ये जो इतनी हरी मिर्चें मुझे जबरदस्त सी कटी हुई आ रही है, आप लाहौरी चिकन कढ़ाई, आपकी ये शक्ल बनी हुई है, मेरी तो शक्ल नहीं है, लाहौरी चिकन कढ़ाई की शक्ल। बाल भाई व्हाट इज दिस कह रही हैं, आपकी जो शक्ल बनी हुई है। अच्छा जी, लाहौरी चिकन कढ़ाई की जो शक्ल बनी हुई है, उसके लिए मैंने तकरीबन कढ़ाई कट चिकन लिया था 1 kg के करीब, उसको ऑयल के अंदर पहले मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, फिर उसको फ्राई किया, फिर सारे मसाला जात उसमें ऐड किए, जैसे कि नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, जो साबुत लाल मिर्चें होती हैं वो ऐड की है, सूखा धनिया ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की है। भुनाई करने के बाद 3 से 4 टमाटर ऐड किए हैं, प्याज ऐड किया है इसके अंदर, 2 प्याज है इसके अंदर, कटे डाला, इसको पकाया है 1 गिलास पानी डाल के, क्योंकि आपको पता है कि टमाटर अपना भी पानी रिलीज करेंगे। अच्छा, अगर आप जब बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो जाए, अगर आप चाहें तो दही ऐड करना चाहें तो वो ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। जब बिल्कुल इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, हरी मिर्च और हरे धनिया, बिल्कुल हरी मिर्च की पूरी बाजार, पूरा बाजार देखिए लाहौरी है, आपको पता है लाहौरी थोड़े दार खाने खाते हैं। मैं भी हूँ इधर की, लेकिन मतलब इतना ज्यादा ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा मुझे ना खतरनाक। बात सुनिए, ये ना बड़ी करारी हरी मिर्च, बड़ी वाली हरी मिर्च थी, तीखी नहीं होती, ये शॉर्ट में दिखाना बहुत जरूरी है, जो आपको लग रहा है कि मैं एवी बोल रही हूँ, मैं एवी नहीं बोल रही हूँ। अच्छा जी, लेकिन बहुत अमेजिंग, ये देखने में पता चल रहा है कि दिस इज टेस्टी। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी नान के साथ और पराठा, वैसे पराठे के साथ बिल्कुल, हाँ, खमीरी रोटी, ओहो लेवल, बिल्कुल सही, शाबाश, जीती रहें, खुश रहें ख़वातीन औज़ात। चूंकि हम किचन में मौजूद हैं तो मुझे यहाँ पे मेरी लेफ्ट जानिब जो है ग्री का फ्रिज नज़र आ रहा है, और इसका जो फ्रीज़र की कैपेसिटी है, फ्रिज की कैपेसिटी है डबल द साइज़ ऑफ एनी अदर नॉर्मल फ्रिज, इसमें ज़्यादा चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ ही जी इको स्टार का माइक्रोवेव अवन यहाँ पे मौजूद है, जिसमें बेहतर तरीके से हाइजीनिकली आप चीज़ों को गर्म भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। उसके अलावा जी इको स्टार का सैंडविच मेकर भी मौजूद है, जिसमें आप सैंडविचेस बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। और ख़ास तौर पे आपने इको स्टार का क्या इस्तेमाल किया? मैंने इको स्टार का जो ब्लेंडर है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, मुझे हार्डली कुछ सेकंड्स लगे हैं अपना शेक बनाने के अंदर। वेरी तो ये ज़बरदस्त है इको स्टार वो शेकर, लेकिन वापस आपने हमें वापस भी देना है। जी, तो नजर कर रहा था लेके जाने को, लेकिन चलें, जीती रहे, खुश रहे, जीती रहे, खुश रहे। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, साथ ही साथ फेसबुक पे भी आपके साथ हम राब्ते में हैं, आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। अच्छा जी, अब ये यंगस्टर्स सामने मौजूद हैं, यंग स्टार्स, राइजिंग स्टार्स, और मेरी जो मेहमान शख्सियत जिन्होंने मुझे प्रोग्राम के बाद हमें ज्वाइन किया है, उनका मैं तारुफ कराऊंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्योर स्माइल शी हैज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना वेलकम मनाल तारिक, जो इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं इंटरनेशनली, और इस वक्त बैचलर्स कर रही हैं मैथ्स कॉम में, और 6 साल से जो है बैडमिंटन के इस फील्ड में आ चुकी हैं। सिंगल्स भी किए हैं, डबल्स, मिक्स डबल्स, टीम्स की सूरत में भी खेल चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मनाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू गॉट सच अ प्योर स्माइल, कि पहले तो आपकी स्माइल ही इतनी प्यारी है। थैंक यू सो मच। मनाल, कैसा लगता है ये जो ग्रीन ब्लेजर पहन के, कोट पहन के, और जो पाकिस्तान का झंडा लगा के, हाउ डज इट फील? बहुत अच्छी फीलिंग है, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव ड्रीम्ड इट फॉर सो लॉन्ग, मतलब इतनी सालों की मेहनत होती है, और फिर क्योंकि हर कोई ये ले भी नहीं सकता, तो जो आप उन चंद लोगों में से होते हो जिन्हें पहना हुआ होता है, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, ये आपने कहा बहुत अरसे क्या मेहनत और ड्रीम, किस उम्र में ये ख्वाब देखा
और कब सीरियसली इसकी तरफ आपने जो है रुझान किया कि मैंने बैडमिंटन का भी प्लेयर बनना है? मेरी ये इट वॉज माई डैड्स ड्रीम असली में। तो उनको बहुत शौक था कि मैं बैडमिंटन खेलूँ। मैं तब स्कूल में थी और बस मैं वैसे ही किसी एक आर्म टूर्नामेंट खेल रही थी और मैं उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी। मैं काफ़ी सैड हो गई, मैंने कहा मैं इसमें वो सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने मेहनत की और फिर मुझे जिस प्लेयर ने कहा था कि आप ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकी, उसी ने 3 साल बाद मेरे साथ पेयर वो बना और उसने मेरे साथ मिक्स्ड डबल। अरे वाह, क्लैप हो जाए जी। ये तो यानी जिस शख्स ने आपको कहा कि आप नहीं खेल सकती, 3 साल बाद उसी शख्स ने फिर आपकी वो मेरे साथ पार्टनर बना, मिक्स्ड डबल पार्टनर बने। समझ तो आप गए ही होंगे जो भी हैं, क्यों किया आपने ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए था ज़िंदगी में कभी भी। ख़वातीन नौज़ात ऑन अ सीरियस नोट, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अंडर एस्टिमेट किसी को करते हैं ना, तो कभी कभार कभी क्या यकीनन मेरे रब को ये बात पसंद नहीं आती है। तो ज़िंदगी में कभी तनकीद किसी पे नहीं करनी चाहिए। अच्छा मनाल, ना मूविंग ऑन। सो फिर वालिद साहब ने सपोर्ट किया, तो स्कूल्स ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए। आप कहाँ खेला करती थी और फिर पहली बार कैसे सेलेक्ट हुई? फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। उनको पता था कि बचपन से स्पोर्टी है, हर स्पोर्ट में खेलती थी, वो बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, शौक था। तो LGS में पढ़ा तो उन लोग ने फ्रॉम माय स्कूल LGS से हैं तो फिर तो हम स्कूल मेट्स हैं। बिल्कुल सही। तो उन लोग, उनके एनुअल स्पोर्ट्स होते थे, इनके LGS भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो वहाँ खेलते रहे। फिर पंजाब ओलंपिक्स होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को रिप्रेजेंट किया, फिर पंजाब को रिप्रेजेंट किया। लेकिन मनाल, ये यहाँ पे बात आती है कि लड़कियों की जब हम बात करते हैं, फिर लड़कियों की स्पोर्ट्स में एंट्री की बात करें, तो बैडमिंटन जो है ज़्यादातर ये शऊर नहीं है बेदार हमारे माशरे में कि बच्चियाँ भी हमारी बैडमिंटन में आ सकती हैं। बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, गोल्फ हो गया, ये तमाम ऐसे स्पोर्ट्स हैं। ख़ास तौर पे क्रिकेट के लिए तो हैं, बच्चियाँ खेल रही हैं, हमारी टीम भी रिप्रेजेंट इंटरनेशनली करती है। तो फिर वो सारा जो हिम्मत थी कैसे पैदा हुई कि भाई मैंने बैडमिंटन में आना है और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? आई थिंक वैसे नॉर्मली भी एक बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है टू फीमेल स्पोर्ट्स। तो इन वैसे भी इन आवर सोसाइटी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू प्ले। तो क्योंकि फैमिली की सपोर्ट इतनी थी और शौक भी इतना था कि खुद जो है ना, मतलब बहुत डिटर्मिन्ड थे कि यार नहीं, बस अब एक ड्रीम है, उसे अचीव करना है। ऑब्स्टिकल्स आएंगी, लेकिन फिर जब कुछ बनना होता है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है, फोकस होता है, डेडिकेशन। पहली बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ईरान, आप गई, क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग्स थी? पाकिस्तान से बाहर जब आप जाते हैं, आप एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के, सो क्या वो जज्बा था? क्योंकि फर्स्ट टूर्नामेंट था और सिर्फ मैं ही गई थी पाकिस्तान से, तो सिर्फ वो अपने वहाँ फ्लैग को वहाँ देखना, जब वो नेशनल एंथम लगता है तो जो एक फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा लेवल ज़्यादा है गेम का, थोड़ा अच्छा है। तो क्योंकि आई थिंक अगर ज़्यादा सपोर्ट वगैरह होती तो ऑब्वियसली मेडल आ सकता था, लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा थी और बट यू गेव योर बेस्ट शॉट एंड आई थिंक मेहनत करना, ट्राई करते रहेंगे, ट्राई एंड ट्राई अगेन, तो ही जाके बिल्कुल। लेकिन ये हमने देखा है कि बदकिस्मती के साथ अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली देखें तो बैडमिंटन को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी इतना, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इतना शऊर बेदार नहीं हुआ। आपने जिस तरह भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ब्रेक में भी बताया कि चाइना इज़ वे अहेड बैडमिंटन के अंदर। तो अब आप क्या समझती हैं किस किस तरीके से अवेयरनेस आ सकती है कि हमारी बच्चियां भी इस फील्ड के अंदर आएँ, इस स्पोर्ट्स में हिस्सा लें? पहले तो आई थिंक मीडिया जो है ना, रिप्रेजेंटेशन इज़ द की। जितना आप हाईलाइट करेंगे फीमेल स्पोर्ट्स को, फीमेल एथलीट्स को, या स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट, तो अच्छा होगा, अवेयरनेस आएगी, पेरेंट्स में अवेयरनेस आएगी, वो अपने बच्चों को जो है सपोर्ट करेंगे कि खेलें। और आई थिंक स्पॉन्सर्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि ये एक साइकिल है। पैसे होंगे तो डाइट होगी तो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी तो मेडल्स आएंगे। बिल्कुल सही। तो ये एक साइकिल है, अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो हम कोई मेडल नहीं ला सकेंगे। और आई थिंक ये बहुत ईजिली लोग कह देते हैं कि कोई मेडल नहीं आया, कोई मेडल नहीं आया। तो जब एक बच्चे को
सपोर्ट चाहिए होती है तब वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब मेडल आ जाता है या नहीं आता तब बहुत लोग आ जाते हैं बोलने। बिल्कुल। अच्छा, जब आपको फैजान, आप भी और नादिर एग्री करेंगे कि जब आपको सपोर्ट की जरूरत होती तब लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, जब आप कुछ बन जाते हैं, ओहो ये तो मेरी भतीजी, ओहो ये मेरे इलाके में ही रहती है, बचपन में आया करती थी, तो वो ये वाले सारे लोग आ जाते हैं साइड कैरेक्टर्स। आप इनकी अचीवमेंट्स को देख के, यू आर अ यंगस्टर एज वेल, आप भी म्यूजिक की फील्ड के अंदर अपनी तरफ से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से, और मेहनत तो जारी रहनी चाहिए आखिरी सांस तक। कैसा लगता है इनकी बातें सुन के? इनकी बातें सुन के बिल्कुल मैं इंस्पायर भी हो रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी जो क्लासिकल म्यूजिक है खास तौर पर हमारी 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और मैं और मेरे भाई दोनों, नादिर और मैं, अपने वालिद साहब से 7 साल की उम्र से सीख रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं इसको, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक एन ओशन। एक दफा आप इसमें डाइव कर दें तो फिर इसका कोई किनारा नहीं है। मेरे दादाजी कहा करते थे, यू जस्ट हैव टू स्विम एंड स्विम एंड स्विम। तो आखिरी सांस तक हमें स्टूडेंट बनकर ही जीना पड़ेगा इस म्यूजिक में, बिल्कुल, और तभी कुछ गेन कर सकते हैं। और आप देखें कि स्पोर्ट्स के अंदर ये हैं तो फिजिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग आप होते हैं जब स्पोर्ट्स का हिस्सा हो, तो मेंटली भी मुझे लगता है आपकी शख्सियत जो है चेंज हो जाती है। आप अपनी पर्सनालिटी को, देन यू आर अ बैचलर स्टूडेंट, आपकी जितनी उम्र की बच्चियां होती हैं, आप क्या समझते हो आप कितना डिफरेंट हो, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हुए हो जब से आपने ये स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया है, प्रोफेशनली भी आप इक्विप हुए हो, तो कितना आपको फ़र्क लगता है अपनी शख्सियत? आई थिंक फर्स्टली तो मैं ऐड करूँगी कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम उस एज में बच्चों को नहीं पकड़ सकते किसी स्पोर्ट के लिए, क्योंकि एज यही है 7, 6, 7, 8 ये एज है 6-7 साल की उम्र में। क्योंकि चाइना में वो स्कूल लेवल पर पकड़ लेते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग कराना शुरू कर देते हैं। मुझे कभी कभी थोड़ा रिग्रेट होता है कि मैं थोड़ा लेट आई स्पोर्ट में, और क्योंकि वो बहुत सालों का डिफरेंस आ जाता है, उतना हम फिर वो लैग कर जाते हैं, उतना हम साल नहीं खेल सकते। और 22-23 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाते हैं लोग। कितनी उम्र में जो है आप बैडमिंटन मैक्सिमम प्लेयर्स खेलते हैं इंटरनेशनली? अभी जो इंटरनेशनली खेल रहे हैं वो 32 इयर्स में भी खेल रहे हैं। 32 में भी खेल रहे हैं, ठीक है। एंड द करंट वर्ल्ड चैंपियन इज 29 इयर्स ओल्ड, तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। 30s में भी, अर्ली 30s, क्योंकि उनकी वहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और उनको वहाँ सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, तो हम उस चीज़ से थोड़ा मार खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आपने डाइट की बात की, मैं फिर आप दोनों से भी, आपकी भी बीइंग अ सिंगर, ये ठंडी चीज़ नहीं खानी पीनी है, खानी बल्कि ठंडी चीज़ पीनी नहीं है। गला खराब, आपका गला खराब लग रहा है। हाँ, मेरा थोड़ा साइंस दे दिए। अच्छा, मैंने बात की उसी वक्त ही खांसी आ गई। मेरा तो बिल्कुल खराब है। खांसी जितनी रोकते हैं ना उतनी जोर की और आती है। आप खांस लें, कोई नहीं, मौसम भी ऐसा। अच्छा, सो डाइट का क्या ख्याल आप रखते हो? मुझे ये बताओ कि किस तरीके से जो है डूज एंड डोंट्स आपकी डाइट में होते हैं? डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम बर्न करते हैं, जिस तरह मैं दिन में 2 सेशन लगाती हूँ। ओह, कितने कितने घंटों के या मिनट्स के? सुबह मैं 2 आवर्स इन द जिम और 3-4 आवर्स शाम में कोर ट्रेनिंग होती है। यानी सुबह 2 घंटे जिम में, उसके बाद शाम को, और ये रोज होता है? और जिम के बाद मैं कॉलेज जाती हूँ। जिम के बाद ये ख़वातीन हज़रात फोकस कीजिए इस बच्ची पे, क्लोजअप लेके आए कि ये बच्ची होनहार बच्ची पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन कर रही है। सुबह रोज़ ये पहले उठती हैं, 2 घंटे बाकायदगी से जिम करती हैं, उसके बाद ये कॉलेज जाती हैं, पढ़ाई भी मुकम्मल करी है। जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात है कि पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब ये नहीं कि चूँकि अब आप प्रोफेशनली इक्विप उस तरह हो गए हैं, आपका नाम बन गया है, तो नहीं, आपने पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई हेल्प करती है ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर। ज़रूरी नहीं है ये मीडिया स्टडीज़ की पढ़ाई करें तो उसका टेक्निकली ग्रूमिंग होती है, आपकी शख्सियत में निखार उससे आता है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर शाम को क्या करती हैं? फिर शाम को कोर ट्रेनिंग होती है, वो सारी बैडमिंटन की शॉट्स होती हैं, कोच के साथ लगी रहती हूँ, परफेक्शन लानी होती है शॉट्स। खाने पीने का क्या होता है तमाम? खाने पीने में क्योंकि आधा दिन घर से बाहर गुजर जाते हैं तो अम्मा कुछ ना कुछ पैक कर देती हैं। फ्रूट्स वगैरह होता है, चिकन, देसी अंडे, देसी मुर्गी, और क्योंकि फैमिली की सपोर्ट अल्लाह का शुक्र है तो वो बहुत डाइट का। बाहर का तो खाना कम खाती होंगी या घर का ज़्यादा? घर का ज़्यादा, इतना खुद शौक भी नहीं है बाहर के खाने। आप कैसी बच्ची हैं भाई, ये बाद में बात करें मेरे से। ये टिप्स लेना ज़रूरी है। आपको तो इधर बिठा देते हैं हम बताने के लिए कि जी बैलेंस डाइट रखना है और घर का खाएं, और फिर माँ के हाथ का खाना हो तो क्या ही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ना मनाल, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ बैडमिंटन नाउ? हाउ डू यू सी पाकिस्तान नाउ? यू आर प्लेइंग, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली भी। अभी तो आपके करियर का आगाज़ हुआ है, अब आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? खुद तो यही है आगे का प्लान कि इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं करना बल्कि मेडल भी जीतना है। जिस तरह भी माहौर ओलंपिक्स में गई थी, यही है ड्रीम के ओलंपिक्स में खेलें और मेडल लाएं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेलें, मेडल लाएं।
बट वो एक जगह साइड पर रखकर ये देखना चाहिए कि हमें स्पॉन्सर्स की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतने प्लेयर्स जो हैं वो बाहर जाकर खेलेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान, बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ख़ास नहीं है, कोई इतना सपोर्टिव स्पॉन्सर्स या फेडरेशंस नहीं है कि वो बच्चों को आगे भेजें, वरना टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंट आप समझती हैं कि अगर इंटरनेशनली हम देखें तो बहुत सारी ममालिक हमसे बहुत आगे हैं बैडमिंटन में, और इसको अगर सीरियसली ज़्यादा लिया जाए तो स्काई इज़ द लिमिट जो हमारी बच्चियां ख़ास तौर पे अचीव कर सकती हैं। तो फिर जब आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, उसकी शुरू में ट्रेनिंग हासिल की, तो इर्द गिर्द लोगों ने नहीं कहा ये क्या कर रही हो, हमने तो कभी सुना नहीं किसी का नाम, पाकिस्तान में कौन खेलता है बैडमिंटन, कभी ऐसा हुआ नहीं? लेकिन ये ज़रूर कहा था कि लड़की और कोई स्पोर्ट मतलब क्या जरूरत है, पढ़ लो, शादी कर लो। अच्छा, ये भी कहा जो टिपिकल होता है कि पढ़ाई करो और उसके बाद शादी करो। तो व्हाट वाज योर आंसर या व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, वो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? माय पेरेंट्स लाइक अंडरस्टैंड मी वेल, तो उनको पता है कि अभी मतलब उनको मैंने खुद भी बोला हुआ है कि अभी मुझे खेलना है, तो अगर मैं 6, 7, 10 साल तो मैं कहीं शादी नहीं कर रही, मुझे अभी खेलना है, मेडल्स लाने हैं, अपनी एक ड्रीम पूरी करनी है, तो उसके लिए वो भी फुल सपोर्टिव हैं। और आई हैव अ सर्कल वो जो मुझे बहुत सिक्योर रखता है, ग्राउंडेड रखता है, तो आई थिंक उसी की ज़रूरत होती है सबको। जो नहीं, आई थिंक ये फैज़ान आप भी अग्री करेंगे कि एक सपोर्ट सर्कल होता है ख़वातीन औज़ात, वो सपोर्ट सर्कल आपके अपने होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, आपके प्यारे होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके वो दोस्त अहबाब, आपके वो रिश्तेदार जो सच्चे दिल से जज्बे से आपकी कदर करते हैं, आपके टैलेंट और फ़न की, और वही लोग होते हैं जो मैटर करते हैं। जिस तरह आपकी भी फैमिली में आपको मोटिवेट करने वाले आपके अपने होंगे, लेकिन आसपास के बड़े साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो डीमोरलाइज भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सपोर्ट एक दुनिया का जो भी शोबा है उसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो प्रैक्टिकलिज्म के शोबे हैं उनमें तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल राइट कह रही हैं, और ये माशाल्लाह अच्छे सर्कल में है, तो इंशाल्लाह ये लेकर भी आएंगी मेडल हमारे लिए इंशाल्लाह ताला। इनका खेलना, घर से बाहर निकल के पाकिस्तान को, पाकिस्तान में पहले रिप्रेजेंट बच्चियों को, पाकिस्तान की बच्चियों की नुमाइंदगी आप कर रही हैं, फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर अ विनर ऑलरेडी, और हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इनका फील्ड में खड़ा हो जाए नहीं सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपकी फैमिली का शाम चौरासी का एक बड़ा नाम, आपके दादा, आपके आबाओ अजदाद, आपके वालिद साहब, तमाम आपके बड़े ख़ानदान की, उन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाई। ये मुश्किल भी होता है कि नाम तो घराने का साथ लग गया, लेकिन अब जिम्मेदारी भी है, तो उस जिम्मेदारी में कितना घबराए कभी ज़िंदगी में, कितनी सपोर्ट चाहिए हुई, थोड़ा सा बताइएगा। जी, सपोर्ट तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब हमेशा करते हैं हमारी, और उन्होंने सिखाया इतना अच्छे से, और सिखाते हैं कि माशाल्लाह जो आर्ट है उसकी समझ आना शुरू हो गई है। कभी आ तो नहीं सकती समझ, लेकिन थोड़ी थोड़ी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शाम चौरासी घराने से होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। वी कैन नॉट कंप्रोमाइज़, हम किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज जो मौसीकी आजकल चल रही है, हम पॉप भी गा सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन आवर क्राफ्ट। उस्ताद सलामत अली खान साहब की अगर लेगेसी की बात करें आप, तो अगर हम खुद भी ना ये सोचें, लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं हमसे, वो हमसे ठुमरी ही सुनना चाहेंगे, काफ़ी ही सुनना चाहेंगे, वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हमसे कि हम कोई कॉमन चीज़ सुनाएं। हट के ही होगी आपकी एक जो पहचान है। आई लाइक पॉप, आई लाइक गीत, एवरीथिंग, हम सब चीज़ पसंद करते हैं, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ शाम चौरासी घराना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट and give my best on classical music, because classical music is already getting rare, और इस पर कोई काम नहीं कर रहा, दूसरे जॉनर्स पर तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन इस जॉनरा के ऊपर कम तवज्जो दी जा रही है, और आप ही ने इन तमाम जो है लेगेसी को आगे, तो मुश्किल होता है। डेफिनेटली इट्स वेरी, आप ये कह सकते हैं कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं वो तो सर्वाइव कर रहे हैं और सेक्रीफाइस करके यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। मेरे ख्याल है 2-3 घराने पाकिस्तान में रह गए हैं, पटियाला, शाम चौरासी, गवालियर, ये 3 घराने हैं जो कि क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल पर तो शुरू से ही इसको पजीराई दी जा रही है। वो तो ऑब्वियसली पूरे बड़े सगीर क्या पूरी दुनिया में ऑब्वियसली आप लोगों ने फैमिली हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए। अगर हम देखें तो दूसरे ममालिक में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मौसीकी के और जितने भी जॉनर्स हैं, सबको एक इंडिविजुअल पहचान और इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो क्लासिकल म्यूजिक का एक अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नादिर, आप नहीं कुछ बात करना चाहेंगे कि मैं जरूर करना चाहूंगा। आप मतलब कि क्यों
खामोश क्यों है? बड़े भाई आपको बात नहीं करने देते? मैं भाई को सुन रहा हूँ। वो तो सुनते, घर में भी सुनते रहते हैं, इधर भी सुनना है, खांसी लग गई सुनते सुनते। क्योंकि मैं इनसे और अपने वाले साहब से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं बहुत गौर से सुनता हूँ हमेशा, जब वाले साहब बात करते हैं या फजान भाई बात करते हैं, तो ये सीखने से ही बढ़ता है। और नहीं, और ये वो आजी है और इनकी सारी है कि आप बड़ों के लिए रखते हैं, जीते रहे, खुश रहे। सबसे पहली जो चीज है वो है ही अदब। हाँ, लेकिन आप जरा ज्यादा ही कोई तरह ना हाथ हौला रखे ना, इतना रोब ना छोटे बच्चे पे रखे। मैं नहीं डालता रोब, बिल्कुल भी नहीं डालता। पूरी कराते हैं, मैंने देखा मुझे रोब है। वो बेचारे तो छोड़े बात की बात है, वो भी हंस रही है, उसको तो पता नहीं क्या हुआ, फिर भी वो हंस रही है मनाल। बट ख़वातीन औज़ात, ये हमारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये वो सितारे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की हमेशा से ये कोशिश रही कि वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं कि वो तमाम नौजवान, वो तमाम यंगस्टर्स जो कोई हुनर, कोई फ़न, कोई टैलेंट रखते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि पूरे पाकिस्तान तक उनकी आवाज़ पहुँचे। और हम सराहते हैं और सलाम पेश करते हैं उन तमाम पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को उनके फ़न और टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। मनाल, जीती रहे, खुश रहें। You're the pride of Pakistan. We all love you and we support you. Clap हो जाए जी अनम। अनम भी बहुत खुश हो रही है। अनम ने अभी से बैडमिंटन का रैकेट मंगवा लिया है तो खुद ही खेलेंगी। तो मेरी तरफ देख रही, मैं भी बचपन में खेलती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर वो उसको क्या कहते हैं, चिड़ी छिक्का। हाँ, तो वो भी गुम जाया करती थी, तो 7 सालों के घर जाती थी, तो फिर अम्मी कहती थी खबरदार अब नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। हाँ, तो हम दोनों भी खेलेंगे और कोशिश करेंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आपका भी अनम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें और बहुत मज़े की डिशेस आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप भी वीकेंड एट होम का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू फैजान नादिर आपका। एंड कुछ कहना चाहेंगी जल्दी से? बस यही कि अपनी ड्रीम्स अगर अचीव करनी है तो टनल विजन रखें। और वैसे जनरली ये कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें नए बच्चों को ताकि मेडल्स आए पाकिस्तान। बिल्कुल, ख़वातीन औज़ात अपनी बच्चियों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। उनके अंदर कोई टैलेंट है, अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंटरनेशनली अगर हमने रिकग्नाइज़ होना है, रिकग्नाइज़ करवाना है अपने आप को, तो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, दोनों को सपोर्ट करें अगर वो कोई टैलेंट रखते हैं तो। थैंक यू सो मच। जीते रहें, खुश रहें। और ख़वातीन औज़ात, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले आप दोनों की परफॉर्मेंस होगी, क्या सुनाएंगे? मैं काफ़ी सुनाता हूँ जी। एक ट्रेडिशनल पोइट्री है और मेरे दादाजी उस्ताद सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब की कॉम्पोजिशन है और बाबा बुल्ले शाह का कलाम। अरे तो वो सुनाते हैं। प्लीज आइएगा जी, प्लीज। बिस्मिल्लाह।
आपे रांझा होई कईयो नी मैनू ती दो रांझा ते हीर ना खेओ कोई नियो सैयो रल देवो वदाई 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 मैं बर पाया मैं बर पाया मैं बर पाया हो रांझा माही नियो सैयो रल देवो वदाई नियो सैयो नियो सैयो 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 नियो सैयो नियो कंबली धरे हथ खुंदी ते मोटे कंबली धरे क्या